अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज फाइनली हम लोग दोबारा अपना दूसरा कैश क्रैश कोर्स को लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे और अब तक हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमेशा बोलता हूँ वीडियो को लाइक कर देना, इस प्लेलिस्ट को शेयर कर देना, उसका लिंक शेयर कर देना। तो हम लोग का चल रहा था फिजिकल लेयर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडवांस लैन प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स। अब ये कहाँ लाई करता है? एडवांस लैन प्रोटोकॉल कहाँ से आ गया? इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड टेक्निक्स, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था चैनल एलोकेशन कैसे होता है उसका डिटेल, लैन प्रोटोकॉल क्या होता है उसका डिटेल, अलोहा प्रोटोकॉल पढ़ा था। और उससे पहले हम लोगों ने फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि चैनल एलोकेशन होता है, लैन प्रोटोकॉल होता है और अलोहा प्रोटोकॉल होता है। ये तीनों ही फिजिकल, ये दोनों यानी ये टॉपिक और ये टॉपिक फिजिकल लेयर से कनेक्ट है। अब जो ये टॉपिक हमने कवर किया, इसमें से लैन प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था ना, अब इसी का और एडवांस वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं इस क्रैश कोर्स में कि एडवांस लैन प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स, जिसमें क्या रहेगा वो हम लोग देखेंगे डिटेल से। तो लैन प्रोटोकॉल आपको ऑलरेडी पता है, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा हुआ है। अब हम लोग लैन प्रोटोकॉल को और डिटेल से खोलने वाले हैं और इन डेप्थ जाने वाले हैं उस, और आप लोकल एरिया नेटवर्क में पहले एक्सेस करते हैं, उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क में जाते हैं। इसीलिए हम लोग लैन प्रोटोकॉल और उसके स्टैंडर्ड्स को फोकस करेंगे इन डिटेल में। अब देखिए, प्रोटोकॉल्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया लैन प्रोटोकॉल्स में, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजीज और एडवांस स्ट्रेटेजीज हम लोग देखेंगे, जैसे कि कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स वगैरह के बारे में हमने देखा था अलोहा और स्लॉटेड अलोहा में। तो आई होप कि जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं वो समझ गए होंगे कि कहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हुआ है और कहाँ से हम लोग अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और वहाँ पर से आप स्टार्टिंग से वीडियो देख के आएंगे। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि ऑर्डर और जो सीक्वेंस में वीडियो अपलोड हो रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सीक्वेंस को ही आपको फॉलो करना है, बीच से कभी मत देखना, अदरवाइज कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे इंशाल्लाह एडवांस लैन प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। CSMA प्रोटोकॉल्स। अब ये CSMA प्रोटोकॉल्स क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स यानी ऐसे प्रोटोकॉल्स जहां पर कोलिजन्स नहीं होता है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। और इसी तरीके से IEEE स्टैंडर्ड्स, ये भी पढ़ेंगे कि IEEE स्टैंडर्ड्स क्या होता है, जो कि मोस्टली वाईफाई वगैरह के अंदर आता है। और FDDI क्या होता है यानी कुछ प्रोटोकॉल्स को पढ़ेंगे और कुछ स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम वगैरह दिख रहा है। द रियलिज्म ऑफ नेटवर्किंग इज गवर्न्ड बाय अ myriad of protocol and standard designed to facilitate efficient communication amongst device। क्या मतलब? यानी रियलिटी में क्या होता है, नेटवर्किंग की दुनिया में नेटवर्किंग इस चीज को गवर्न करता है। myriad का मतलब क्या होता है? myriad का मतलब होता है बहुत एक्सट्रीम अमाउंट, लार्ज अमाउंट में जो लोग होते हैं, या कोई भी लोग नहीं, कोई भी लार्ज चीज, कोई भी चीज लार्ज अमाउंट में, governs the myriad of protocols and standards designed to facilitate efficient communication amongst the device। तो रियलिटी में ये होता है ना कि नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारा प्रोटोकॉल्स और बहुत सारा स्टैंडर्ड्स होता है। सबका एक ही मकसद होता है कि भाई किस तरीके से आप एफिशिएंट कम्युनिकेशन करवा सके अमंग्स द डिवाइस। तो जाहिर सी बात है, सबको इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता ना, हर चीज का स्पेसिफिक यूज केस हो सकता है कि इस जगह पर ये अच्छा है, इस जगह पर ये नहीं। तो ये डिसाइड कौन करेगा? तो नेटवर्किंग के अंदर ये सब कोई डिसीजन होता है कि ये इसके लिए अच्छा है, ये स्टैंडर्ड इसके लिए अच्छा है, ये प्रोटोकॉल यहाँ चलेगा, वो प्रोटोकॉल वहाँ चलेगा। एंड दैट्स वन रीजन व्हाई OSI लेयर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारा पूरा फोकस अभी किस चीज में है? जो भी नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं वो फिजिकल लेयर में है, कि फिजिकल लेयर का किरदार, फिजिकल लेयर में क्या क्या काम, क्या क्या डिसीजन, क्या क्या प्रोटोकॉल, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ गया, बढ़िया। दिस यूनिट एक्सप्लोर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। CSMA का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, ये हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे IEEE स्टैंडर्ड्स, एंड हम लोग पढ़ेंगे फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस यानी FDDI। ये चार टॉपिक हमें डिटेल से इस यूनिट में एक्सप्लोर करना है। इंट्रोडक्शन। अब अभी आपको ये बहुत भारी भारी शब्द लगता होगा कि यार नाम भी यहाँ लिखा हुआ है एडवांस लैन प्रोटोकॉल, और ये नाम तो पहली बार ही सुन रहे हैं। मोस्टली लोग CS के स्टूडेंट जो है नेटवर्किंग में, वो 90% पहली बार ही ये सुन रहे होंगे। IEEE स्टैंडर्ड सुना होगा आपने, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेबसाइट यानी वाईफाई में, बट बाकी सब बहुत ही नया होगा। बट डोंट वरी, इस क्रैश कोर्स के बाद कुछ भी नया नहीं होगा, बहुत ही आसान है, और नहीं भी है तो मैं आसान बना दूंगा, टेंशन मत लेना। इंट्रोडक्शन, अगेन वही बात है, मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम लूंगा आपसे, आपका थोड़ा कीमती वक्त मैं यहाँ लूंगा और इस चीज को बहुत डिटेल से समझाऊंगा। फंडामेंटल इज द की ब्रो। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल यानी CSMA प्रोटोकॉल प्लेज अ पिवटल रोल इन रेगुलेटिंग एक्सेस टू शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल। यानी ये जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस होता है, CSMA प्रोटोकॉल होता है, ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक सेट ऑफ रूल है। वो क्या करता है? वो
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाता है कि जो एक्सेस होता है ना शेयर्ड नेटवर्क में, हर बंदा एक्सेस कर रहा होगा, एक नेटवर्क है वो 10 यूजर के दरमियान शेयर हो रहा है, तो नेटवर्क जो है वो एक्सेस जो है नेटवर्क का वो शेयर हो रहा है 10 यूजर के दरमियान, तो वो जो एक्सेस है वो रेगुलेट करना किसी तरीके से वो कौन संभालता है, यानी सबके पास जाए रेगुलेट करे, वो क्या होता है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या चीज रेगुलेट होता है कैसे होता है, बट कुछ भी चीज है मान लीजिए जो एक नेटवर्क में 10 बंदा इस्तेमाल कर रहा है तो 10 को वो मौका मिले प्रॉपर तरीके से या जैसे आप चाहे वैसे मौका मिले उसको कंट्रोल करना कि किस तरीके से एक्सेस दिया जाए, किस तरीके से रेगुलेट किया जाए एक शेयर्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन में, वो कौन संभालता है, सीएसएमए यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और नाम से समझ में आ रहा है कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, सीएसएमए प्रोटोकॉल। अब इसके बाद एक और है सीएसएमए प्रोटोकॉल सच एज सीएसएमए सीडी, क्या मतलब, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, यानी अब आप बोल सकते हैं कि एक तो प्रोटोकॉल ये है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, जो क्या करता है जो सिग्नल कम्युनिकेट कर रहा होगा एक चैनल में यानी शेयर्ड चैनल है उसमें एक्सेस रेगुलेशन किस तरीके से करेंगे ये चीज संभालता कौन है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस यानी सीएसएमए प्रोटोकॉल संभालता है। लेकिन एक और प्रोटोकॉल भी है जो आप बोल सकते हैं इसका अपग्रेडेड वर्जन है जो कि है CSMA/CD, यानी CSMA तो है ही है लेकिन एक और अलग से प्रोटोकॉल साथ में ऐड कंबाइन कर दिया गया है, तब आप इसको कैसे कहेंगे कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, यानी अब वो कोलिजन डिटेक्शन भी देखेगा सेम टाइम में, रेगुलेट करते वक्त वो ये भी ध्यान रखेगा कि कोलिजन डिटेक्शन ना हो। एंड CSMA/CA वो क्या होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, यानी कोलिजन से बचेगा, यानी वही बात है कि कोलिजन को डिटेक्ट करेगा कि भाई यहाँ पर क्रैश हो पा रहा है कि नहीं और अवॉइड करेगा, ठीक है। अलाउ मल्टीपल डिवाइस टू शेयर अ कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम बाय सेंसिंग द कैरियर टू अवॉइड कोलिजन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जाहिर सी बात है इससे होता क्या है, इससे होता ये है, यानी ये 3 अलग अलग प्रोटोकॉल्स हमारे सामने आ गए या एक प्रोटोकॉल का 2 अलग अलग वर्जन हमारे सामने आ गया, वो है क्या, बुनियादी प्रोटोकॉल क्या है समझिए, CSMA यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये बुनियादी प्रोटोकॉल है हमारे पास, लेकिन इसका 2 वर्जन्स या 2 टाइप हमारे सामने आ जाता है, वो है CSMA/CD यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन, और दूसरा आता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस। इससे होगा क्या, आपको इतना तो पता है कि रेगुलेट करेगा इसको, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, अलाउ मल्टीपल डिवाइस टू शेयर अ कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम। इससे ये होगा कि मल्टीपल डिवाइस एक कॉमन मीडियम को शेयर कर सके डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, मल्टीपल डिवाइस एक मीडियम में डेटा ट्रांसफर कर सके यानी ट्रांसमिट कर सके सही तरीके से, और सेंसिंग कैरियर अवॉइड कोलिजन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, और जब ये ट्रांसमिशन होगा तो आपस में कोलिजन ना हो, इसलिए ये सब प्रोटोकॉल्स यानी ये 3 प्रोटोकॉल्स हमने बताया वो रखे गए हैं, ठीक हो गया। दूसरा चीज क्या है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी, लेकिन ये CSMA का आप मकसद समझ गए, CSMA के अंदर कुछ टाइप्स है वो समझ गए बेसिक लेवल पे कि CSMA का मेजर काम क्या होता है कि शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल में एक्सेस को रेगुलेट करना हर यूजर के अंदर, और अगर सेकंड लास्ट वाला लाइन पढ़े तो और भी क्लियर हो जाता है कि मल्टीपल डिवाइस शेयर करे कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम में। कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब मीडियम एक होगा, जरिया जो जहां पर ट्रांसमिट किया जाएगा वो एक होगा, लेकिन मल्टीपल लोग करेंगे वहां पर, और इस चीज को अवॉइड किया जाएगा कि कोलिजन इसमें ना हो। जाहिर सी बात है ना, मीडियम एक है लोग मल्टीपल है तो कॉमन सेंस है कि कोलिजन होने का चांस है, उसी को बचाने के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा, कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू मिटिगेट कोलिजन ऑकरेंस, यानी कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स अलग से एक प्रोटोकॉल बनाया गया, यानी ये प्रोटोकॉल बना ही कोलिजन को फ्री करने के लिए, यानी उसको उससे बचाने के लिए। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एक ऑल्टरनेट, एक दूसरा अप्रोच टू मिटिगेट कोलिजन ऑकरेंस। ये दूसरा एक अप्रोच प्रोवाइड करता है कि भाई तुम एक ऐसा काम करो ना जिससे कोलिजन हो ही ना, यानी कोलिजन होना ही बंद हो जाए, ठीक है। इंश्योरिंग स्मूथ कम्युनिकेशन, जिससे वो ये ध्यान रखेंगे कि भाई कम्युनिकेशन स्मूथ रहे। एडिशनली एडहेरेंस टू IEEE स्टैंडर्ड्स इंश्योर इंटरऑपरेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी अमंग्स नेटवर्क डिवाइस। एडिशनली यहाँ पर एडहेरेंस का मतलब क्या होगा, अटैच्ड यानी मिलकर, अटैच टू IEEE स्टैंडर्ड्स, यानी ये जो प्रोटोकॉल काम करता है ना ये IEEE स्टैंडर्ड्स को देखकर या उसके साथ अटैच उसको लेकर साथ में काम करता है, टू इंश्योर इस बात का ध्यान रखते हुए कि इंटरऑपरेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी अमंग द नेटवर्क डिवाइस। अब इस लाइन का मतलब क्या हो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको लगता होगा, डोंट वरी मैं इसको इजी कर दे रहा हूँ, देखिए सिंपल तरीके पे बताता हूँ, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डिफाइनिंग द रूल्स एंड स्पेसिफिकेशन फॉर द वेरियस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। अब देखिए ये सिंपल सा चीज है, समझ लीजिए इसको क्या होता है। कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करता है आपको एक ऑल्टरनेट अप्रोच, एक दूसरा, एक नया, एक अलग अप्रोच टू मिटिगेट कोलिजन ऑकरेंस, ताकि आप मिटिगेट कर सके, बच सके कोलिजन ऑकरेंस से, कि कोलिजन हो इसी से बच सके। एक नया अप्रोच देता है कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल। इंश्योरिंग स्मूथ कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन, और इस चीज़ का खास ध्यान रखता है कि भाई कम्युनिकेशन जो है वो एकदम स्मूथ सा रहे। एडिशनली और इसके साथ-साथ एडहेरेंस टू आईईई स्टैंडर्ड्स, इसके साथ-साथ इसी प्रोटोकॉल के अंदर आईईई स्टैंडर्ड्स भी आ जाता है साथ-साथ। क्यों? वो इस चीज़ का ध्यान रखता है, इंश्योर इंटरऑपरेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी अमंग्स द नेटवर्क डिवाइस। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अलग-अलग डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। यानी मोबाइल एक अलग चीज़ है और दूसरा कोई डिवाइस अलग चीज़ होगा, आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे? दोनों सेम तो नहीं है ना? तो इंटरऑपरेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि अलग-अलग टाइप का मीडियम, अलग-अलग टाइप का नेटवर्क डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सके, और इसके लिए आईईई स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाता है। तो बेसिकली कोलिजन प्रोटोकॉल इसको भी लेके चलता है। क्यों? ताकि कंपैटिबिलिटी इश्यू ना हो। और ये सब करेगा कैसे करेगा भाई? ये सब करता इस तरीके से है कि कुछ रूल्स और स्पेसिफिकेशंस होता है वेरियस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में। समझ में आ गया आपको? तो कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल क्या करता है फिर? भाई वो एक ऐसा आपको तरीका बताता है कि जिसमें आप कोलिजन करे ही ना, यानी कोलिजन ऑकर ही ना हो, और साथ-साथ वो आईईई स्टैंडर्ड्स के साथ भी चलता है ताकि कंपैटिबिलिटी बना हुआ रहे। ये इसका मेजर मकसद हो गया, ठीक है? अमंग्स द डाइवर्स array of LAN technology, Fiber Distributed Data Interface यानी FDDI stands as a notable example, offering a high-speed communication over fiber optic cable and robust network redundancy feature। अब जिस तरीके से आप देखते हैं कि LAN टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा है, उसमें जो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस यानी FDDI है, वो एक बहुत ही नोटेबल एग्जाम्पल है, यानी बहुत ही एक बड़ा क्लियर कट एग्जाम्पल है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक बहुत ही वाज़ेह एग्जाम्पल है जो ऑफर करता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन ओवर फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक केबल होता है बेसिकली। मोस्टली लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हैं, आज के वक्त में 80% लोगों के घर में फाइबर ऑप्टिक लगा होगा। तो फाइबर ऑप्टिक केबल वही होता है जो आपके घर में लगा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको इंटरनेट पे जाके कि फाइबर ऑप्टिक कैसे दिखता है, तो आई होप आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो फाइबर ऑप्टिक कुछ यूं होता है, आप देखिए यूं ऐसे होता है फाइबर ऑप्टिक, ठीक है? एंड रॉबस्ट नेटवर्क रिडंडेंसी फीचर, ठीक है? तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई लैंड टेक्नोलॉजीज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत बढ़ चढ़ के सामने आता है, जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत अच्छा यानी टेक्नोलॉजी है जो कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस है, जिसका शॉर्ट फॉर्म FDDI है, ठीक है? वो क्या करता है? हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू। रॉबस्ट नेटवर्क रिडंडेंसी फीचर भी है, ठीक हो गया? अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स इज इंक्रीजिंगली वाइटल फॉर नेटवर्क इंजीनियर एंड IT प्रोफेशनल टू ऑप्टिमाइज नेटवर्क परफॉर्मेंस, ट्रबल शूट कनेक्टिविटी इश्यूज एंड इम्प्लीमेंट रोबस्ट नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो अब देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा जो आने वाला टाइम में हम लोग पढ़ेंगे 40, 50, 60 मिनट, वो इसी के ऊपर गुफ्तगू रहेगा। और इसको जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 2-3 टॉपिक ही हमें मेजर समझना है, बल्कि टॉपिक क्या आप बोल सकते हैं, 2-3 चीज़ ही समझने हैं खाली। पहला तो ये समझना है कि भाई कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस काम हम कैसे करेगा, उसमें और क्या-क्या चीज़ है, किसका क्या बेनिफिट होगा, ये सब देखना है। लेकिन इसका मकसद आपको समझ में आ गया। शेयर्ड चैनल में रेगुलेट एक्सेस किस तरीके से करना है, ठीक है? इसका जब एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। दूसरा, कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल का मेन मकसद क्या है भाई? मल्टीपल लोग जब सेम मीडियम में बात करें, सेम मीडियम के साथ गुफ्तगू करें या सेम मीडियम में डेटा ट्रांसमिट करें, तो उसमें टकराव ना हो, कोलिजन ना हो, बस दैट्स इट। और तीसरा यहाँ पर क्या है? फाइबर ऑप्टिक के बारे में है, जो कि लैन का एक बहुत ही मशहूर फेमस टेक्नोलॉजी है। फाइबर ऑप्टिक यानी फाइबर ऑप्टिक तो बेसिकली केबल है, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है लैन टेक्नोलॉजी, वो है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ठीक है? बस यही 3 चीज हम लोगों को पढ़ना है, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। Objectives. After completing this unit, you will have again the following ability: understanding the principle of carrier sense multiple access protocol and their roles in regulating shared communication channel. Of course, ये आप समझ जाएंगे। Explore the operation of CSMA CD and CSMA CA protocol and their implementation in Ethernet and Wi-Fi, ये भी आप समझ जाएंगे। Examine collision-free protocols such as token parsing and reservation-based protocol and their application in networking and network environment, ये भी आप समझ जाएंगे। Familiar with IEEE standard governs various LAN technology including Ethernet and Wi-Fi, Bluetooth and WiMAX, ये भी आप समझ जाएंगे। Investigate the feature and functionality of fiber distributed data interface FDDI is its advantage and high-speed network working. Develop skill in configuring, troubleshoot and optimizing network infrastructure based on CSMA protocol, collision-free protocols and IEEE standards and FDDI technologies। तो अभी आपको ये सब भारी भारी शब्द लग रहा होगा, भाई इतना डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है। आपका मुझे सिर्फ अटेंशन चाहिए। बस एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखते हुए कुछ और काम मत करना, क्योंकि अगर आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, और मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। अब हम लोग एक्चुअल टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एडवांस लैन प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स। द मेन टॉपिक ऑफ एडवांस लैन प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स encompassed a wide array of concepts vital for understanding
अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्न नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मेजरली जब आप मॉडर्न नेटवर्किंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, समझते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उस वक़्त आपको एडवांस लैन प्रोटोकॉल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एग्ज़ैक्टली मॉडर्न डे यूसेज है। ये कोई अब क्लासिकल चीज़ नहीं हो रहा। आज एग्ज़ैक्टली जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये उसके ही बारे में डिस्कस हो रहा है अब, ठीक है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, सीएसएमए प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, इंक्लूड होता है, यानी इसके अंदर है, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एक प्रोटोकॉल है और इसी के अंदर सीएसएमए विद कोलिजन डिटेक्शन है, फॉर्म्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ शेयर मीडियम एक्सेस मेथड रेगुलेटिंग हाउ डिवाइस कम्युनिकेट ओवर ईथरनेट एंड वाईफाई। यानी एक बेसिकली प्रोटोकॉल है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और उसी के अंदर उसका कुछ टाइप्स या उसका कुछ वर्जन्स है। जैसे हमने ऊपर देखा कि सीएसएमए सीडी, सीएसएमए एसी, जिसमें कोलिजन डिटेक्शन के लिए भी कुछ ऑप्शन दिया गया है। अब जो दोनों का दोनों वर्जन है ना सीएसएमए का, चाहे सीएसएमए सीडी हो कोलिजन डिटेक्शन या फिर सीएसएमए एसी हो कोलिजन अवॉइडेशन या अवॉइडेंस, ये दोनों ही कोलिजन से बचने के लिए है, राइट? तो इनमें नाम सिर्फ अलग-अलग है, काम अलग-अलग है, यानी नाम अलग-अलग है, प्रोटोकॉल्स थोड़ा अलग-अलग है, वर्जन्स, लेकिन काम दोनों का सेम है। दोनों बचाता किससे है? कोलिजन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीएसएमए जो कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है, इस प्रोटोकॉल में कोलिजन डिटेक्शन इनबिल्ट आ रहा है, इंक्लूडेड आ रहा है, ठीक है? यही चीज़ वहाँ पर हमने लिखा हुआ है। और ये क्या करता है? फॉर्म्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ अ शेयर मीडियम एक्सेस मेथड रेगुलेटिंग हाउ डिवाइस कम्युनिकेट ओवर इथरनेट एंड वाईफाई। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में कि किस तरीके से शेयर्ड मीडियम में रेगुलेट करेगा डिवाइस किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा हो इथरनेट और वाईफाई में। क्या मतलब? मतलब ये है कि वाईफाई और इथरनेट में जब डिवाइस कम्युनिकेट करते हैं, अलग-अलग डिवाइस जब कम्युनिकेट करते हैं, तो किस तरीके से वहाँ पर वो कम्युनिकेशन रेगुलेट होगा। फॉर एग्जांपल मेरा राउटर है, उसको 10 डिवाइस ने कनेक्ट कर लिया मेरे घर में आके, तो ज़ाहिर-सी बात है एक राउटर 10 डिवाइस, अगर 10 बंदा इंटरनेट यूज़ कर रहा है, तो हर बंदा अलग-अलग चीज़ सर्च करेगा, कोई नेटफ्लिक्स से मूवी देखेगा, कोई पबजी गेम खेल सकता है, कोई पढ़ाई कर सकता है, कोई यूट्यूब देख सकता है, तो सबका काम तो अलग-अलग है ना, लेकिन जो मीडियम है, वो तो एक है। तो वो मीडियम कैसे मैनेज करेगा भाई ये सब चीज़ को? रेगुलेट कैसे करेगा एक्सेस को? यही चीज़ का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है और चाहे वो इथरनेट हो या वाईफाई, आपको पता है हॉटस्पॉट भी आप मल्टीपल लोगों को दे सकते हैं। एग्जांपल समझाने के लिए मैं इतना ईज़ी-ईज़ी दे रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज़ का कि ये एक्चुअली में काम क्या कर रहा है, ठीक है? दूसरा आता है कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स ऑफर अल्टरनेटिव अप्रोच टू मिटिगेट कोलिजन ऑकरेंस। ज़ाहिर-सी बात है कोलिजन ऑकरेंस होने से पहले ही वो एक अप्रोच देता है कि भाई इसको अगर आप लगाएँगे तो कोलिजन ऑकरेंस नहीं होगा, यानी कोलिजन होगा नहीं। प्रोवाइडिंग स्मूथ कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस इन शेयर्ड नेटवर्क एनवायरनमेंट। और इससे क्या होता है कि एक स्मूथ कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस मिलता है जहाँ पर भी नेटवर्क शेयर्ड हो रहा है, ठीक है? क्योंकि इसी में कोलिजन का दिक्कत है, कहीं अगर शेयर नहीं हो रहा तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। दिस प्रोटोकॉल सच एज़ टोकन पार्सिंग, और आज के टाइम पे बाय द वे शेयर नेटवर्क ही इस्तेमाल होता है, ठीक है? दिस प्रोटोकॉल सच एज़ टोकन पार्सिंग एंड रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। अब ये जो काम करता है कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल, इसमें कुछ और प्रोटोकॉल आता है, यानी कुछ तरीका, कुछ टेक्निक्स होता है इस प्रोटोकॉल को अप्लाई करने के लिए, जैसे कि टोकन पार्सिंग होता है, रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऑफर डिटरमिनिस्टिक मेथड फॉर एक्सेसिंग नेटवर्क, ठीक है? तो ये जो कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल है इसके अंदर कुछ टेक्निक्स है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है IEEE स्टैंडर्ड्स आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी अमंग द नेटवर्क डिवाइस एंड टेक्नोलॉजीज। और IEEE स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये एसेंशियल है, बहुत जरूरी है इस बात के लिए कि जो अलग-अलग डिवाइस है वो आपस में कंपैटिबल हो। ऐसा ना हो कि कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? IEEE standards such as IEEE 802.3 या .3 for Ethernet and IEEE 802.11 for Wi-Fi। यानी यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स है कि अगर आपको इथरनेट के साथ काम करना है तो IEEE का 802.3 स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे, वो इथरनेट के लिए है, जबकि IEEE 802.11 वाईफाई के लिए है। डिफाइंस द रूल एंड स्पेसिफिकेशन फॉर वेरियस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। और ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये इथरनेट के लिए जो स्टैंडर्ड्स है आपको यही इस्तेमाल करना पड़ेगा 802.3, क्योंकि इसमें इथरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स और इथरनेट से रिलेटेड रूल्स बताए गए हैं कि कैसे इथरनेट काम करेगा। और अगर वाईफाई के साथ काम करना है तो IEEE 802.11 इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वाईफाई का रूल वहां लिखा हुआ है। तो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करने की वजह से ही ये होता है ना कि आप सही स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तब जाके ये आपको प्रॉपर इंटरऑपरेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी देता है कि आप आराम से अलग-अलग मीडियम या अलग-अलग डिवाइस को कम्युनिकेट करवा सकते हैं। जाहिर सी बात है एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना, अदरवाइज हर बंदा अपना नया-नया रूल बनाता फिरेगा तो वो तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए जितने भी चीजें बनेंगी, जितना भी टेक्नोलॉजी बनेगा, वो IEEE स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा डिवाइस कम्युनिकेट दूसरे डिवाइस से कर सके।
ओके, समझ में आ गया। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस यानी एफडीडीआई स्टैंड्स एज अ नोटेबल एग्जांपल ऑफ अ हाई स्पीड वर्किंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी ऑफरिंग और रोबस्ट कम्युनिकेशन ओवर अ फाइबर ऑप्टिक केबल एंड इंश्योर नेटवर्क रिडंडेंसी। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, आगे और भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब आपको समझ में आ गया मेन टॉपिक क्या है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस को पढ़ना है हमें डिटेल में और कैसे काम करता है, कोलिजन फ्री को पढ़ना है डिटेल में और ये स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल ये समझते हैं। इन रियलिज्म ऑफ अ नेटवर्किंग, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल अप्रोच टू रेगुलेटिंग एक्सेस टू शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स। यानी आप ये बोल सकते हैं कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस सीएसएमए जो है ये एक फंडामेंटल अप्रोच है इस काम के लिए कि जहां पर भी शेयर कम्युनिकेशन है ना वहां पर आप एक्सेस को कैसे रेगुलेट करेंगे। ठीक है, एक्सेस का मतलब क्या होता है, यानी एक यूजर को इस्तेमाल करना है तो उसको एक्सेस का जरूरत पड़ेगा ना, तभी तो इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन अब 4 बंदा अगर कनेक्टेड है तो चारों को एक्सेस चाहिए, तो ये एक्सेस कैसे करके रेगुलेट होगा, इसके ऊपर जो फंडामेंटल अप्रोच है वो सीएसएमए ही है, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। यही एक प्रोटोकॉल है जिसका फंडामेंटल अप्रोच है। सीएसएमए प्रोटोकॉल इनेबल्स मल्टीपल डिवाइस टू कंटेंट फॉर एक्सेस टू ट्रांसमिशन मीडियम बाय सेंसिंग द कैरियर सिग्नल्स बिफोर इनिशिएट ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर क्या मतलब होता है, यानी सीएसएमए प्रोटोकॉल क्या करता है, इनेबल करता है, इस चीज को ऑन करता है कि मल्टीपल डिवाइस जो है वो एक्सेस कर सके ट्रांसमिशन मीडियम को, कैसे, सेंसिंग द कैरियर सिग्नल बिफोर इनिशिएटिंग ट्रांसमीटर, यानी कैरियर सिग्नल्स को सेंस कर ले ट्रांसमिशन इनिशिएट करने से पहले ही। अब यहाँ पर दो चीज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक है सीएसएमए सीडी यानी कोलिजन डिटेक्शन और एक सीएसएमए सीए यानी कोलिजन अवॉइडेंस। अब इस पे समझते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। प्रोमिनेंट इन इथरनेट नेटवर्क यानी सीएसएमए सीडी जो है ना ये इथरनेट नेटवर्क में प्रोमिनेंट है। कोलिजन डिटेक्शन सीएसएमए सीडी मोस्टली यूज होता है इथरनेट में, इतना क्लियर हो गया। डिवाइसेस कैन डिटेक्ट कोलिजन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड इम्प्लीमेंट कोलिजन रेजोल्यूशन मैकेनिज्म सच एज रीट्रांसमिशन। यानी ये जो सीएसएमए है ये क्या करता है, ये बेसिकली रेगुलेट करवाता है एक्सेस को, और इसके अंदर कोलिजन डिटेक्शन है यानी सीएसएमए सीडी। ये जो रेगुलेशन का काम है ये वाईफाई में भी होगा, ये इथरनेट में भी होगा। तो इथरनेट पे जो ये वाला काम होता है, सीएसएमए वाला काम होता है, वो सीएसएमए सीडी के द्वारा होता है। ठीक है, और वो कैसे होता है, वो क्या करता है, डिवाइस कैन डिटेक्ट कोलिजन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जब डिवाइस ट्रांसमिट करते हैं ना, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ही वो डिटेक्ट कर लेते हैं कोलिजन को और इंप्लीमेंट करते हैं कोलिजन रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। मतलब मान लीजिए 2 बंदा एक साथ ट्रांसमिट कर रहा है और वहां कोलिजन हो सकता है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है, ये मैकेनिज्म डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि सीएसएमए का काम क्या है, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करवाना, और उसमें कोलिजन डिटेक्शन डाल दिया। तो कोलिजन डिटेक्शन का काम ही होता है कि भाई कोलिजन को रोकना। तो कोलिजन डिटेक्शन जैसे डिटेक्ट हो जाता है ट्रांसमिशन के दौरान, तो वो क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है रेजोल्यूशन यानी कोलिजन रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म, जो कि रीट्रांसमिशन होता है। रीट्रांसमिशन से क्या होता है कि भाई वो पैकेट वगैरह लॉस नहीं होगा। अच्छा, कोलिजन से होता क्या है, कोई ये कह सकता है कि भाई कोलिजन कोलिजन कर रहे हैं तब से, कोलिजन से क्या होगा भाई, पैकेट लॉस होगा, डेटा लॉस हो सकता है, और डेटा लॉस होगा तो इसका मतलब डेटा रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी कम हो जाएगा। तो वो नहीं कम होना चाहिए, इसलिए उसको रीट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी रॉकेट साइंस डिफिकल्ट था नहीं, बहुत आसान चीज था समझने के लिए। इसके बाद है सीएसएमएसीए यानी कोलिजन अवॉइडेंस, प्रिवेलेंटिंग इन वाईफाई नेटवर्क्स लाइक वाईफाई, वायरलेस नेटवर्क लाइक वाईफाई। अब सिंपल सा एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ कि सीएसएमए क्या करता है, नेटवर्क को रेगुलेट करता है। अब नेटवर्क को रेगुलेट करेंगे तो कोलिजन होता है, तो इसके लिए 2 कोलिजन के प्रोटोकॉल्स हमारे सामने आ जाते हैं। एक कोलिजन का प्रोटोकॉल सीएसएमए का काम करवाता है यानी रेगुलेट करवाता है थ्रू फाउंडिंग और मिटिगेटिंग कोलिजन डिटेक्शन, जो कि इथरनेट में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएसएमए सीडी। ठीक है, और दूसरा होता है सीएसएमए सीए जो कि वाईफाई में होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि वाईफाई में ये मोस्टली इस्तेमाल होता है। डिवाइस कंटेंट फॉर एक्सेस, यानी इस कंटेंट का मतलब क्या हो गया, स्ट्रगल करना, किसी चीज के लिए ट्राई करना। तो डिवाइस कंटेंट फॉर एक्सेस व्हाइल अवॉइडिंग इंटरफेरेंस एंड कोलिजन बाय इंप्लीमेंटिंग बैक ऑफ एल्गोरिथम एंड कंटेंटिंग विंडोज। यानी वही बात है कि यहाँ पर जैसे ही डिवाइसेस एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इंटरफेरेंस और कोलिजन को अवॉइड करते हैं खुद से। कैसे, मतलब खुद से का मतलब खुद से नहीं, खुद से का मतलब है कि करते हैं ये काम, लेकिन ये काम कैसे करते हैं, इंप्लीमेंटिंग बैक ऑफ एल्गोरिथम। तो बैक ऑफ एल्गोरिथम्स होते हैं जिसके बेसिस पर वायरलेस नेटवर्क में कोलिजन अवॉइड किया जाता है, और वो काम कहाँ करता है, सीएसएमए में काम करता है, क्योंकि मेजर जो काम है रेगुलेट करवाना वो काम सीएसएमए का है, कोलिजन अवॉइडेंस वो नहीं करता। कोलिजन अवॉइडेंस सिर्फ ये काम करेगा कि सीएसएमए जब अपना काम कर रहा है कि भाई एक्सेस रेगुलेट करो, और उसके दौरान अगर कोलिजन होने का चांसेस है तब जाके वो बैक ऑफ एल्गोरिथम काम करेगा, और ये भी सिर्फ वाईफाई के बारे में है। ठीक हो गया। एंड कंटेंटिंग विंडो, कंटेंशन विंडो। अब ये कंटेंशन विंडो क्या होता है, कंटेंशन विंडो बेसिकली एक रैंडम
टाइम स्लॉट दिया जाता है वाईफाई नेटवर्क में खास करके, ताकि उसको जो कॉलिजन है ना उसको अवॉइड किया जा सके। एक सेकंड, अगर मैं आपको इसको डिटेल में थोड़ा सा बता सकूं तो मैं इसके बारे में सर्च करता हूँ, शायद कुछ अच्छा चीज मिल जाए तो मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हालांकि ये टॉपिक इससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता। यहाँ पर देखिए कुछ आया है, अ कंटीजेंट विंडो इन वाईफाई, जैसे मैंने कहा, इज अ रेंज ऑफ रैंडम टाइम स्लॉट अ डिवाइस वेट्स, यानी रैंडम टाइम स्लॉट कुछ देता है जिसमें वो जो डिवाइस है वो इंतजार करेगा। अब आप बोलेंगे भाई इंतजार क्यों करना, उसका जवाब आगे है। बिफोर बैक ऑफ पीरियड, बिफोर ट्रांसमिटिंग ऑन द शेयर चैनल, यानी शेयर चैनल में जब कोई भी डिवाइस ट्रांसमिट करना चाहता है ना कुछ भी, तो वो उसके लिए क्या करता है ना, एक रेंज ऑफ टाइम स्लॉट दे देता है, रैंडमली दे देता है उसको, ताकि वो तब तक वेट करे। क्यों ऐसा करता है भाई, ये इसको क्या प्रॉब्लम है? इसको ये प्रॉब्लम है, ये प्रिवेंट करता है साइमल्टेनियसली एक्सेस एंड कोलिजन, साइमल्टेनियस एक्सेस और कोलिजन से बचाने के लिए काम करता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि कंटेंट विंडो भी क्या काम करता है बेसिक वे में। और बैक ऑफ एल्गोरिदम, तो ये तो एक पूरा एल्गोरिदम है, यानी यहाँ पर तो एल्गोरिदम मतलब आप समझते हैं कि एक पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा जिसके बेसिस पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये दो चीज समझ गए। अंडरस्टैंडिंग CSMA प्रोटोकॉल इज essential for network engineers and IT professionals involved in designing and managing network infrastructure as they influenced factors such as network performance, throughput and latency। यानी वही बात है यहाँ पर कि अंडरस्टैंड करना, समझना CSMA प्रोटोकॉल्स को essential है, जरूरी है। क्यों? कि किसके लिए? नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए, IT प्रोफेशनल्स के लिए। इन्वॉल्विंग, इस चीज पे इन्वॉल्व रहता है कि डिजाइन कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को, और क्योंकि इस चीज के ऊपर भी ये आधार करता है या इस चीज को ये इन्फ्लुएंस करता है, इसके वजह से ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क परफॉर्मेंस खराब हो या अच्छा हो, थॉटपुट अच्छा हो या खराब हो, और लेटेंसी अच्छा हो या खराब हो। तो बेसिकली कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में 3 स्टेप सिर्फ आपको जानना है, ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल कवर हो गया। वो 3 स्टेप क्या है? सबसे पहला, CSMA काम क्या करता है भाई? उसका काम है इथरनेट के अंदर जब मल्टीपल लोग उसको इस्तेमाल करेंगे शेयर नेटवर्क में, तो कैसे करके एक्सेस देना है, रेगुलेट करना है। सेम एज वाईफाई में भी या वायरलेस में, नॉट स्पेसिफिकली वाईफाई, वायरलेस नेटवर्क में भी अगर कोई शेयर्ड रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है तो मल्टीपल यूजर, मल्टीपल डिवाइस को कैसे रेगुलेट करवाना है, ये काम है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, स्टैंड्स फॉर या फिर शॉर्ट फॉर्म CSMA। अब ये CSMA में 2 अलग अलग वर्जन है प्रोटोकॉल का। एक वर्जन इथरनेट के साथ खास है, एक वर्जन वायरलेस के साथ खास है, यानी वाईफाई के साथ खास है। ठीक है, यानी एक वायर्ड वाला है और एक वायरलेस वाला है, ये भी आप समझ गए। तो वायर्ड वाला कौन सा है? कोलिजन डिटेक्शन। वायरलेस कौन सा है? कोलिजन अवॉइडेंस। और ये जरूरी किस लिए है वो भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर आइए, इंट्रोडक्शन टू CSMA। अब यहाँ पर मेन जो CSMA का जो आप बोल सकते हैं मकसद, काम, ये सब आप समझ गए। तो अब ये वाला पार्ट यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और बाकी रिविजन्स होगा, यानी ये आपके लिए अब इजी हो गया क्योंकि मेन चीज आप समझ गए जिसमें हमने पूरा वक्त लगाया। इंट्रोडक्शन टू CSMA। इंट्रोडक्शन टू कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोवाइड्स अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स गवर्न शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल इन अ नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। यहाँ पर देखिए, और इसको जामे तरीके से, जामे का मतलब और ब्रीफली इसको बताया गया है कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्या करता है ना, वो एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग देता है, बुनियादी अंडरस्टैंडिंग देता है और प्रिंसिपल्स और रूल्स देता है गवर्न करने के लिए कि वो कैसे करके शेयर कम्युनिकेशन चैनल में नेटवर्किंग को करेगा। यानी ऐसा जगह जहां पर मल्टीपल लोग एक चैनल को शेयर कर रहे हैं, तो वहां पर क्या प्रिंसिपल होगा कि मल्टीपल लोग ठीक से शेयरिंग वगैरह कर सके। CSMA प्रोटोकॉल अलाउ मल्टीपल डिवाइस टू एक्सेस अ कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम बाय फर्स्ट सेंस द कैरियर सिग्नल्स टू डिटरमाइन इफ इट इज आइडियल। तो CSM क्या करता है ना, CSMA प्रोटोकॉल मल्टीपल डिवाइस को अलाउ करता है कि वो कॉमन ट्रांसमिशन को एक्सेस कर सके, यानी वो कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम को एक्सेस कर सके। कैसे करके? बाय सेंसिंग द कैरियर सिग्नल्स के थ्रू सेंस करके, ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि आइडियल कौन सा है। इफ मीडियम इज आइडियल, अगर वो मीडियम आइडियल है यानी बिल्कुल सही सही है, परफेक्ट है, द डिवाइस इनिशिएट ट्रांसमिशन, अदरवाइज इट डिफर्स ट्रांसमिशन टू अवॉइड कोलिजन। यानी आसान शब्दों में ये है कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन मीडियम इस्तेमाल करना है, तो मैं उसमें सबसे पहले ये देखूंगा कि भाई मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, इट्स कंपैटिबल और नॉट। तो अगर कंपैटिबल आइडियल है, हाँ बिल्कुल सही है, तब जाके वो क्या करेगा, डिवाइस इनिशिएट ट्रांसमिशन भेजेगा, यानी तब जाके वो ट्रांसमिशन भेजेगा। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रांसमिशन पहले भेज दिया, पता बाद में चल रहा है, तो इससे कोलिजन तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी चांसेस और बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आप विदाउट पता किए सीधा ट्रांसमिशन भेजते हैं। इसका एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको फॉर एग्जाम्पल टीवी खरीदना है, अब आप विदाउट ये जाने कि भाई इस पर्टिकुलर मॉल या इस पर्टिकुलर मार्केट में टीवी मिलता है, आप पहले ही चले गए सीधा मार्केट के अंदर और जाके आप पूछ रहे भाई टीवी है, वो बोला नहीं यहाँ तो नहीं मिलता, अब आप दोबारा दूसरी जगह जा रहे, तो ये तो गलत चीज है ना। आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ टीवी मिलता है कि नहीं, जो टीवी इलेक्ट्रॉनिक मुझे खरीदना है, अगर वहाँ मिलता है फिर जाना है। तो यहाँ भी वैसे ही है, पहले पता कर लो कि आइडियल है कि नहीं है, अगर आइडियल नहीं है तो भाई फिर तो मतलब कोई बात ही नहीं होता है। फिर क्या करता है, इट डिफर्स ट्रांसमिशन टू अवॉइड कोलिजन, जाहिर सी बात है, और अगर आइडियल है तब भेजना है। ठीक है, दिस अप्रोच इंश्योर्स फेयर एक्सेस टू ट्रांसमिशन मीडियम
मीडियम एंड मिनिमाइज द लाइक्लीहुड ऑफ डेटा कोलिजन, देयरबाय ऑप्टिमाइज नेटवर्क एफिशिएंसी। आप कहेंगे बिल्कुल लॉजिकल चीज है भैया, पहले देख लो फिर जाओ। तो ये जो लॉजिकल चीज आपको लग रहा है यही चीज इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, सीएसएमए में। सीएसएमए सीडी आपको ऑलरेडी पता है, सीडी जब वर्ड आता है तो आपके दिमाग में इथरनेट आना चाहिए कोलिजन डिटेक्शन के साथ, और सीए जब नाम में आता है तो चार्टर्ड अकाउंट नहीं आना चाहिए, कोलिजन अवॉइडेंस आना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। तो सीडी क्या करता है, प्रिवेंट द प्रिवेलेंट इन वायर्ड नेटवर्क, जैसे कि इथरनेट वगैरह नेटवर्क में, वेयर डिवाइस कैन डिटेक्ट कोलिजन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। यहाँ पर क्या होता है कि डिवाइस कोलिजन डिटेक्ट कैसे करता है, ट्रांसमिशन के दौरान, एंड एम्प्लॉय कोलिजन रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी ट्रांसमिशन आप कर रहे हैं ना उसी दौरान चेक होता है, और अगर कोलिजन हो सकता है तो कोलिजन रिजोल्यूशन मैकेनिज्म उसी वक्त ऑन कर दिया जाता है, यानी रीट्रांसमिशन ऑन कर दिया जाता है। तो इसका काम अलग है, यानी ये अलग तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि ये ईथर्ड यानी वायर्ड नेटवर्क में काम कर रहा है, ठीक है। तो वायर्ड नेटवर्क में सीएसएमए कैसे काम करता है ये आपको समझना जरूरी है, और वायरलेस में कैसे काम करता है। कॉमनली यूज्ड इन वायरलेस नेटवर्क सच एज वाईफाई, वेयर डिवाइस कंटेंट फॉर एक्सेस व्हाइल अवॉइडिंग इंटरफेरेंस एंड कोलिजन, ठीक है। यहाँ पर एल्गोरिथम्स रहता है, बैक ऑफ एल्गोरिथम्स और कंटेंशन विंडोज। बाय कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लोरिंग द इंटरफेसेस ऑफ सीएसएमए प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोफेशनल कैन सेफली डिजाइन एंड मैनेज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रायोरिटाइज रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। यानी जाहिर सी बात है, अगर आप डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन डेप्थ एक्सप्लोर कर लेते हैं, समझ लेते हैं सीएसएमए को, तो आप अच्छे तरीके से, जो नेटवर्क प्रोफेशनल्स है वो अच्छे तरीके से इफेक्टिवली डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी नेटवर्क मैनेज कर सकते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, और प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि भाई क्या चीज आपके लिए ज्यादा है, रिलायबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी चाहिए या स्केलेबिलिटी चाहिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पर सीएसएमए सीडी को थोड़ा सा उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं हम लोग। क्या है, अब यहाँ तो सब आसान होगा, क्योंकि अब वही चीज घूम घूम के आएगा, आप कहेंगे सब पता है भाई। हाँ, यहाँ पर एक और नया चीज है, बल्कि नया नहीं, ये भी पुराना ही है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। मेन मुद्दा आप समझ चुके हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर एक काइंड ऑफ टेस्टिंग है। अगर आप मेन सीएसएमए समझ चुके हैं ना, तो यहाँ पर मैं जो भी बताऊंगा 90% चीज आप कहेंगे हाँ मालूम है, हाँ ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है मुझे। अगर ऐसा है तो बस यही तो करना है फिर। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फॉर सम रीजन, लेट्स से, तो आप थोड़ा सा दोबारा से, जो ये हमारा पॉइंट था ना, ये यहाँ पर, ये इंट्रोडक्शन और ये एडवांस लैन प्रोटोकॉल का ये वाला, और ये बल्कि यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग अब इससे 25 मिनट मेरे ख्याल से, अब सम टाइम इंपॉर्टेंट हमने यहाँ दिया है, क्योंकि ये फाउंडेशन है। ये समझ में आ गया तो भाई बिलीव में बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ थे, यस। सीएसएमए सीडी यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन इज अ पिवटल प्रोटोकॉल कॉमनली एम्प्लॉयड इन इथरनेट नेटवर्क टू रेगुलेट एक्सेस टू अ शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल। यानी अब ये चीज तो हम लोगों के दिमाग में इजीली आ जाता है कि हाँ ठीक है, समझ में आ गया कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का काम रेगुलेट करवाना है, और जब सीडी ऐड हो जाते हैं उसमें कोलिजन डिटेक्शन, तो यही रेगुलेशन का काम वायर्ड नेटवर्क में होगा। इन सीएसएमए सीडी डिवाइस कंटेंट फॉर एक्सेस टू ट्रांसमिशन मीडियम बाय फर्स्ट सेंसिंग द कैरियर सिग्नल्स। यानी यहाँ पर क्या है कि सीएसएमए सीडी यानी इथरनेट पे सीएसएमए किस तरीके से चलेगा, वो इस तरीके से, जब डिवाइस कोशिश करेगा एक्सेस करने के लिए कि भाई मुझे एक्सेस करने दो कि हमें मीडियम में ट्रांसमिट करना है, तो पहले वो सेंस करेगा। क्या सेंस करेगा, सेंसिंग द कैरियर सिग्नल, यानी कैरियर सिग्नल सेंस करेगा। यानी आसान शब्दों में ये जो सीएसएमए है ना, ये काम करना शुरू करेगा यहाँ पर कि हाँ भाई मुझे कैरियर सिग्नल्स को सेंस करने दो। इफ द मीडियम इज आइडियल, जैसे ही कैरियर सिग्नल सेंस कर लेगा कि हाँ अगर ये मीडियम आइडियल है, यहाँ पर भेजना सही है, यहाँ मैं भेज सकता हूँ, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बढ़िया है, तब जाके वो क्या करेगा, द डिवाइस इनिशिएट ट्रांसमिशन, तब जाके वो ट्रांसमिशन इनिशिएट करेगा, इनिशियलाइज करेगा कि भाई हाँ अब मुझे भेजना है, तो ये मेरा जो भी है XYZ। However, if the collision is detected during transmission, अब समझ में आ रहा है आपको कि जब आइडियल होगा तो वो इनिशिएट करेगा ट्रांसमिशन, और अगर कोलिजन पाया जाए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के वक्त अगर कोलिजन पाया जाए, जब वो इनिशिएट कर रहे हैं तो पाया जाए, तब क्या होता है, द डिवाइस हेल्ड्स ट्रांसमिशन एंड implements collision detection mechanism to resolve the contention। अब तो यहाँ पर हेल्ड्स ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, टेम्परेरी रुक जाएगा, थोड़ी देर के लिए धीमा हो जाएगा, ठहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको पूरा वर्किंग समझ में आया कि सीएसएमए सीडी कैसे काम करता है। एक बार मैं दोबारा से इसको याद दिलाना चाहता हूँ आपको पढ़कर कि कैसे काम करता है। यहाँ पर होता ये है कि सीएसएमए सीडी में डिवाइस कोशिश करता है कि वो एक्सेस कर सके ट्रांसमिशन मीडियम को, लेकिन पहले वो ये चेक करता है, सेंस करता है कि कैरियर सिग्नल के थ्रू कि क्या ये
ये मीडियम जहाँ पर हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं ये आइडियल है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। अगर तो ये सही है तब जाके वो क्या करता है, इनिशिएट करता है कि हाँ भाई अब मुझे ट्रांसमिट करना है क्योंकि मुझे मालूम चल चुका है कि ये सही है। और अगर ट्रांसमिट करते वक्त कोलिजन डिटेक्ट होता है कि भाई कोई और ट्रांसमिट कर रहा है, एग्जैक्ट मैच, क्रैश का चांसेस कुछ भी है, तो वो डिवाइस क्या करता है, वो ट्रांसमिशन को थोड़ी देर के लिए रोक देता है, पीछे हो जाता है और इम्प्लीमेंट हो जाता है कोलिजन डिटेक्शन मैकेनिज्म रिजॉल्व करने के लिए कंटेंशन को, यानी वो जो कोलिजन होने वाला है उसको अवॉइड करने के लिए। CSMA-CD प्रोसेस। अब CSMA-CD का प्रोसेस कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिवाइस सेंस द कैरियर टू चेक इफ मीडियम इज आइडियल। सबसे पहला काम CSMA-CD में पहला प्रोसेस ये होता है कि जो डिवाइस है, जो नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस है, हर डिवाइस ये सेंस करेगा पहले कि, यानी हर जो डिवाइस है वो ट्रांसमिट करने से पहले ये सेंस करेगा कि जो मीडियम है वो आइडियल है कि नहीं है। दूसरा स्टेप में वो क्या करेगा, वो देखेगा अगर आइडियल है तो ट्रांसमिशन करना शुरू करेगा, यानी इनिशिएट कर देगा, तो जाहिर सी बात है ट्रांसमिशन शुरू कर देगा। तीसरा नंबर पे क्या होगा, डिवाइस कंटिन्यू टू मॉनिटर फॉर कोलिजन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अब जो इनिशिएट उसने कर दिया, ट्रांसमिशन जो कर रहा है, अब वो साथ ही साथ ये भी दिखता रहेगा, मॉनिटर करता रहेगा कि जो मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूँ क्या इसमें कोई कोलिजन हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो वो क्या करेगा, इफ कोलिजन डिटेक्ट डिवाइस स्टॉप ट्रांसमिशन, तो वो फिल वक्त ट्रांसमिशन करना रोक देगा। डिवाइस वेट फॉर अ रैंडम बैक ऑफ पीरियड बिफोर री अटेम्प्टिंग, और वो डिवाइस इंतजार करेगा कि वो जो रैंडम बैक ऑफ पीरियड होता है ना, अब आप बोलेंगे रैंडम बैक ऑफ पीरियड, यस, कंटेंशन विंडो, वो चीज कुछ रैंडम स्लॉट टाइम दिया जाता है, आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले कहा, तो वो उस टाइम स्लॉट का इंतजार करेगा कि वो टाइम स्लॉट एक बार हो जाए उसके बाद मैं री अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि री अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा कोलिजन में। अब आपको समझ में आया किस तरीके से कंटेंशन विंडो भी काम कर रहा है, कोलिजन डिटेक्शन भी काम कर रहा है, CSMA भी काम कर रहा है, और ये सब किस में काम कर रहा है, इथरनेट पे काम कर रहा है। तो यही चीज इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ टॉपिक पढ़ लेने से आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, वो आपस में कैसे कनेक्टेड है ये जानना भी जरूरी होता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है इसका, ट्रेडिशनल एथरनेट नेटवर्क यानी 10 best और 100 best में इस्तेमाल होता है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड में भी ये इस्तेमाल होता है, और लेटेंसी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसका एप्लीकेशन होता है। किसका एप्लीकेशन, CSMA-CD का। CSMA-CD serves as a foundational concept in network design, providing insights into collision detection mechanism and collision resolution strategies that are instrumental in maintaining network integrity and performance। जाहिर सी बात है CSCD एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है नेटवर्क डिजाइन के अंदर, जो प्रोवाइड करता है कि आप किस तरीके से कोलिजन डिटेक्शन मैकेनिज्म को लगाते इस्तेमाल करते हैं और कोलिजन रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक इंस्ट्रूमेंटल बेसिकली है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसके मदद से आप कुछ परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसके मदद से आप म्यूजिक बजा रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल इन मेंटेनिंग नेटवर्क इंटीग्रिटी, जिससे आप नेटवर्क का परफॉर्मेंस और इंटीग्रिटी को बरकरार रख सके। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए इसमें, ठीक है। CSMA-CA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। अब आपको जैसे ही पता है कोलिजन अवॉइडेंस आ गया तो मतलब वायरलेस है, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं कैसे काम क्या करेगा। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस यानी CSMA/CA इज अ क्रूशियल प्रोटोकॉल वाइडली यूज्ड इन वायरलेस नेटवर्क सच एज वाई-फाई टू रेगुलेट एक्सेस टू शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल। यानी वही बात है ना कि अगर CSMA आप समझ गए तो बाकी ये दोनों भाइयों को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ही सेम काम करता है, बस एक वायरलेस में करेगा एक वायर में करेगा। तो CSMA का कॉन्सेप्ट दोनों जगह सेम है, यहाँ पर भी शेयर्ड कम्युनिकेशन को रेगुलेट करवाना है, वहां भी करवाना है, फर्क इतना है कि वो वायर्ड में करवा रही है, वायरलेस में करवा रहा है, ठीक है। इन CSMA-CA डिवाइस कंटेंट फॉर एक्सेस टू द वायरलेस मीडियम बाय फर्स्ट सेंसिंग द कैरियर सिग्नल। अब यहाँ पर भी देखिए वही एग्जैक्ट सेम चीज है। CSMA-CA में क्या होता है, डिवाइस को जब करना हो, ट्राई करेगा डिवाइस जब एक्सेस करने के लिए वायरलेस नेटवर्क मीडियम को, तो पहले वो भी यही काम करेगा कि सिग्नल सेंस करना है, ठीक है, जैसे CSMA-CD में हो रहा था। लेकिन हाउएवर अनलाइक CSMA-CD यूज्ड इन वायर्ड नेटवर्क, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि CSMA-CD यही काम वायर्ड नेटवर्क में करता है, जबकि CSMA implements collision avoidance mechanism to minimize the occurrence of collision। जबकि CSMA-CA क्या करता है ना, वो collision avoidance को अप्लाई करता है, collision avoidance mechanism को अप्लाई करता है, जिससे जो collision का चांसेस है ना वही कम जाता है। अब देखिए ना, दोनों अलग अलग अप्रोच है, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर collision हो रहा है तो वो उसको डिटेक्ट करके रिट्रांसमिट कर रहा है, यानी वो बोल रहा है भाई कोलिजन हो रहा है ना, होने दो, हम उसको संभालेंगे। लेकिन ये अप्रोच बोलता है कि भाई कोलिजन होने ही मत दो, मैंने ऐसा कुछ करो कि कोलिजन का चांसेस ही कम हो जाए, ठीक है। तो ये एक दूसरा अप्रोच है। तो ये अप्रोच कहाँ इस्तेमाल होता है, वायरलेस में मोस्टली और वाईफाई में। CSMA-CA प्रोसेस क्या होता है समझ लीजिए, डिवाइस परफॉर्म क्लियर चैनल असेसमेंट यानी CCA। अब CCA क्या होता है, यानी क्लियर चैनल असेसमेंट टू चेक इफ मीडियम इज आइडियल। तो सबसे पहले क्लियर चैनल असेसमेंट परफॉर्म करता है, वो डिवाइस परफॉर्म करेगा, यानी चेक करेगा कि मीडियम आइडियल है कि नहीं। वहां पर भी वही चेक कर रहा था कि पहले मीडियम आइडियल है कि नहीं चेक करना
करना है। इफ मीडियम इज बिजी, अगर मीडियम बिजी है, डिवाइस डिफर ट्रांसमिशन, यानी अगर वो मीडियम बिजी है तो डिवाइस डिफर करेगा ट्रांसमिशन को, यानी ट्रांसमिशन अभी नहीं करेगा वो। इफ मीडियम इज आइडियल, और अगर मीडियम आइडियल है यानी भेजने वाला ही है, बिल्कुल सही है, तो डिवाइस में स्टिल वेट फॉर रैंडम बैक ऑफ पीरियड, तब भी डिवाइस इंतजार ही करेगा रैंडम बैक ऑफ पीरियड के लिए कि भाई जब तक वो रैंडम पीरियड यानी कंटेंशन विंडो कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं नहीं भेजूंगा। अब दोनों में फर्क देखिए क्या हुआ, यहाँ पर क्या था, ये हम लोग क्रॉस एनालिसिस कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर क्या हुआ था कि वो जैसे ही देखा कि भाई ये आइडियल है ना, भेज दो, द मोमेंट ये समझा कि आइडियल है, भेज दो, भेजने के बाद चेक करो कि भाई अब क्या कोलिजन हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है कोलिजन तब कुछ देर के लिए रोक लो और क्या करो, बैक ऑफ पीरियड विंडो कंटिजेंसी का इंतजार, कंटेंशन विंडो का वेट करो, इस्तेमाल करो और फिर री अटेम्प्ट करो। जबकि इस अप्रोच में क्या होता है कि वो देखता है अगर आइडियल मीडियम है ना और डिवाइस, तब भी वेट करेगा, यानी यहाँ पर भेज ही नहीं रहे हैं आप फर्स्ट प्रायोरिटी भेजने को नहीं कर रहे। यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी हो रहा है कि पहले रैंडम बैक ऑफ पीरियड को जाने दो, डिवाइस ट्रांसमिट डेटा एंड वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट, और उसके बाद फिर डिवाइस ट्रांसमिट करेगा डेटा को और एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करेगा। इफ नो एक्नॉलेजमेंट रिसीव, डिवाइस अज्यूम कोलिजन एंड रीट्रांसमिट। अगर कोई एक्नॉलेजमेंट सामने से नहीं आता है तो डिवाइस ये मान के चलेगा कि भाई पैकेट लॉस हो चुका है या कोलिजन हो चुका है, तो दोबारा से रीट्रांसमिट करना है। अब देखिए यहाँ पर अप्रोचेस कैसे चेंज होता है, ये हम लोग काफी इन डेप्थ गहरा लेवल पे अब चले गए यहाँ पर कि ये क्या काम कैसे कर रहा है। ये इस चीज को देखता है कि भाई आइडियल है, डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर दो, उसके बाद ये चेक करो कि कोलिजन हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है रुक जाओ, बैक ऑफ पीरियड को जाने दो, फिर रीअटेम्प्ट करो, सिंपल। और यहाँ पर वाईफाई वाले में क्या हो रहा है कि भाई अगर आइडियल है लेकिन तब भी इंतजार करो, भेजो मत, बैक ऑफ पीरियड का वेट करो, बैक ऑफ पीरियड होने के बाद तुम डेटा ट्रांसमिट करो और साथ ही साथ एक्नॉलेजमेंट का भी इंतजार करो कि वहां से रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो रीट्रांसमिट करो। समझ में आ रहा है दोनों का कितना डिफरेंट अप्रोच है। की फीचर, बैक ऑफ एल्गोरिथम एंड कंटेंशन विंडो, रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड, आरटीएस सीटीएस मैकेनिज्म। क्या मतलब, यानी सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट और क्लियर टू सेंड का रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज बेस्ड रिलायबिलिटी और एक्नॉलेजमेंट, यानी वहां से दोबारा रिजल्ट आना चाहिए कि हाँ जो भेजा वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। ठीक है, तो ये की फीचर्स है इसमें। जबकि यहाँ पर की फीचर्स क्या था, यहाँ पर की फीचर्स तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, तो की फीचर्स क्या होगा, यहाँ पर जो चीज है यहाँ भी वो चीज है, लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज है ना, इसलिए उसको की फीचर में डाला गया। CSMA plays a pivot role in enhancing the performance and reliability of a wireless communication, establishing device to share the medium efficiently while minimizing the impact of contention and interface। तो आपको ये भी इजीली समझ में आ गया कि CSMA-CD और CSMA-CA क्या होता है। बढ़िया, अब हम लोग पढ़ेंगे CSMA-CR। आप बोलेंगे ये कहाँ से नया आ गया भाई, ये तो नहीं था ना। नहीं, ये वही पुराना ही है। ये सिर्फ CSMA-CD जो है ना, CSMA-CD ये क्या करता है, ये आपको ये काम करता है ना, कहाँ चला गया, ये डिटेक्ट मैकेनिज्म एंड कोलिजन रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज। यानी CSMA-CD क्या करता है कि भाई अगर कोलिजन हो गया ना तो कोलिजन रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर दो, तो वही कोलिजन रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। CSMA-CR यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन रेजोल्यूशन। ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन रेजोल्यूशन, यानी CSMA-CR is a variant of CSMA protocol that aims to address the challenge associated with collision in shared communication channel। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि एक और वेरिएंट है, जैसे कि CSMA-CD, CSMA-CA, वैसे ही CSMA-CR है। ये भी एक वेरिएंट है CSMA प्रोटोकॉल का, जिसका मेन फोकस यही होता है कि जो कोलिजन होता है शेयर नेटवर्क में उसको सॉल्व करना। इन CSMA-CR डिवाइस कंटेंट फॉर एक्सेस टू द ट्रांसमिशन मीडियम बाय फर्स्ट सेंसिंग द कैरियर सिग्नल। और यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है। ठीक है, और हाँ ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। थोड़ा कहाँ चला गया, ये जो कोलिजन रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी था ये अलग था, ये स्ट्रेटेजी है जो कि CSMA-CD में काम करता है। जबकि ये जो है ना CSMA-CR ये एक अलग से वेरिएंट है प्रोटोकॉल का। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ऐसे काम करता है। यहाँ पर भी क्या है, अगर आप ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे तो CSMA-CR क्या करता है, डिवाइस जब ट्राई करता है एक्सेस करने के लिए टू ट्रांसमिट करे मीडियम को, तो पहले वो सेंस करेगा कि भाई सिग्नल जो है वो ठीक है कि नहीं, फिर वो चेक करेगा कि आइडियल है कि नहीं। अगर वो आइडियल हुआ तो डिवाइस इनिशिएट ट्रांसमिशन, तो वो डिवाइस ट्रांसमिशन को इनिशिएट कर देगा कि हाँ भाई सीधा भेजना शुरू कर देगा। हाउएवर इफ कोलिजन इज डिटेक्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, अब अगर कोलिजन डिटेक्ट होता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन तो CSMA क्या करेगा, एम्प्लॉयज कोलिजन रेजोल्यूशन मैकेनिज्म टू मैनेज कंटेंशन। अब आप बोलेंगे भाई यही तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा था, ये चीज यहाँ पर भी तो हो रहा था, एज यू कैन सी इंप्लीमेंट कोलिजन, मतलब फिर फर्क क्या है, इसीलिए तो हमने यहाँ पर डिफरेंस बताया हुआ है ना एंड में कि भाई इससे क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा कोलिजन रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या होता है, रैंडम रिट्रांसमिशन डिले ये एक स्ट्रेटेजी होता है, प्रायोरिटाइजिंग स्कीमा होता है, आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म होता है, बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम्स, ये सब होता है। ठीक है, कोलिजन रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज में डिफरेंस फ्रॉम CSMA-CD। अब CSMA-CD से ये
अलग कैसे करके है। देखिए CSMACD क्या करता है, हेल्थ ट्रांसमिशन अपॉन कोलिजन डिटेक्शन। CSMACD क्या करता है कि जैसे ही कोलिजन उसको मिलता है, इथरनेट वाला का बात कर रहा हूँ, तो वो तुरंत ही ट्रांसमिशन को वक्ती तौर पे रोक देता है। दूसरा CSMACR क्या करता है, इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी टू रिजॉल्व कोलिजन विदाउट हेल्टिंग। और CSMACR क्या करता है कि ये जो स्ट्रेटेजीज है ना, जो ऊपर हमने पढ़ा, चाहे रैंडम ट्रांसमिशन डिले हो, प्रायोरिटी स्कीमा हो, आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म हो, या बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैकऑफ एल्गोरिथम हो, ये कोलिजन के डिटेक्ट होने पर तुरंत स्टार्ट हो जाता है, जबकि जो कनेक्शन है उसको रोकता नहीं है, यानी ट्रांसमिशन को रोकता नहीं है, जबकि CSMA ट्रांसमिशन को हेल्प करता है, रोक देता है। ठीक है। दूसरा तीसरा CSMACR में कंटिन्यू ट्रांसमिशन वाइल इंप्लीमेंटिंग रेजोल्यूशन। यानी वही बात है कि एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये होता है ना कि कोलिजन अगर मिला तो CSMACD जो है इथरनेट वाला, वो उसको रोक देगा, वो ट्रांसमिशन को रोक के रेजोल्यूशन अप्लाई करेगा कि भाई कोलिजन डिटेक्शन मैकेनिज्म चला दो। जबकि CSMACR क्या करता है कि वो तब भी ट्रांसमिट करता रहेगा और उसी के दौरान वो मैकेनिज्म को अप्लाई करता रहेगा। ठीक है, बस इतना ही सिंपल सा डिफरेंस है। CSMACR सर्व एज अ वैल्यूएबल टूल इन मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ कंटेंशन एंड कोलिजन इन शेयर कम्युनिकेशन चैनल, कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ नेटवर्क सिस्टम। जाहिर सी बात है, ये भी एक काइंड ऑफ अच्छा सपोर्ट देता है आपको, जिसका इस्तेमाल आमतौर पे होता है। ठीक है, इफेक्टिव है, मिटिगेट करता है कंटेंशन को और कोलिजन को शेयर्ड कम्युनिकेशन में, और कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल एफिशिएंसी परफॉर्मेंस और नेटवर्क सिस्टम में। तो ये था बेसिकली हमारा पूरा का पूरा जो फर्स्ट टॉपिक था ना, जो हमने यहाँ पढ़ा था कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो हमने सक्सेसफुली कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस को डिटेल में पढ़ लिया कि भाई क्या होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CSMACD, CSMACA वाईफाई में कैसे काम करेगा, इथरनेट में कैसे काम करेगा, सब कुछ हमने डिटेल में देख लिया। ठीक है, अब हम लोग सेकंड चीज देखेंगे, कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल। तो हम लोग आते हैं कोलिजन फ्री, यहाँ आते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, मेजर सेकंड पॉइंट, कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल। कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल डिजाइन्ड टू एलिमिनेट द occurrence of collision in share communication channel, thereby ensuring efficient and reliable data transmission। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी तो कोलिजन डिटेक्शन हो रहा था, रिट्रांसमिशन हो रहा था, फिर ये क्या है, ये आपको आगे समझ में आएगा। कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स, अब ये कुछ ऐसे प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क क्लास प्रोटोकॉल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नेटवर्क का एक क्लास है, उसमें एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल जिसको कहा जाता है, जिसका मेन काम या जिसको डिजाइन ही इस काम के लिए किया गया है कि वो एलिमिनेट करे कोलिजन ऑकरेंस को, यानी कोलिजन जो होता है ना उसी को एलिमिनेट करे शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल में, बाय देयर बाय इंश्योरिंग एफिशिएंट एंड रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। यानी इनका मकसद ये नहीं है कि कोलिजन हो जाए तो कैसे फिक्स करना है, फर्क समझ रहे ना। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, कोलिजन हो जाए तो क्या करना है भाई, रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी ये है, फलाना ये है, ढिमकाना तो वो है। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है कि भाई कोलिजन ना हो उसके लिए प्रोटोकॉल है, कि कोलिजन कर रहा ही नहीं है ना, हमें कलेश नहीं करनी, कलेश करने के बाद मैटर सॉल्व कैसे करेंगे ये हमको जाना ही नहीं है ना, हमको कलेश नहीं करना। और ये क्या करते हैं कि भाई कलेश हो गया कोई बात नहीं, हम तुमको तरीका बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। ये बोलता है भाई प्रॉब्लम से ही बच लेना, सोल्यूशन है क्या जरूरत। तो अलग अलग अप्रोच है। अब समझिए, अनलाइक कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, जैसे हमने ऊपर में बताया, प्रोटोकॉल्स व्हिच रिलाई ऑन कैरियर सेंसिंग एंड कोलिजन डिटेक्शन मैकेनिज्म, मतलब यानी इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैरियर सेंस मल्टीपल नेटवर्क पढ़ा ना, वो क्या करता था, वो कैरियर सेंसिंग के ऊपर डिपेंड करता था, रिलाई करता था और डिटेक्शन करता था, यानी कोलिजन डिटेक्शन के पास उसके पास मैकेनिज्म था, चाहे CSMACD हो या CSMACA हो या CSMACR हो, इन सब के पास अपना अपना कोलिजन डिटेक्शन का मैकेनिज्म था। कोई रोक देता था मैकेनिज्म, उसके बाद अपने इंप्लीमेंट करता था डिटेक्शन को या रेजोल्यूशन को, कोई डायरेक्ट ही करता। ठीक है, लेकिन कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स एम्प्लॉय डिटरमिनिस्टिक मेथड टू एलोकेट कम्युनिकेशन रिसोर्स अमंग्स डिवाइस। लेकिन कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल क्या करता है ना, वो मेथड्स को एलोकेट, यानी उसके पास एक डिटरमिनिस्टिक मेथड है, प्रॉपर मेथड है उसके पास, जिससे वो एलोकेट करता है कम्युनिकेशन रिसोर्स को डिवाइस के दरमियान, यानी कम्युनिकेशन रिसोर्स को ही एलोकेट करता है डिवाइस को, कि भाई ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। अब आपको नहीं समझ में आया होगा ये क्या बोल दिया, समझिए। दीज प्रोटोकॉल्स टिपिकली डिवाइड द ट्रांसमिशन मीडियम इनटू डिस्क्रीट टाइम स्लॉट और असाइन डेडिकेटेड रिसोर्स टू ईच डिवाइस। यानी आप देखिए पूरा का पूरा जो सिनेरियो था ना वो पलट गया। कैसे पलट गया? पहले तो ये हो रहा था कि एक डिवाइस एक मीडियम है और मल्टीपल डिवाइस उसको शेयर कर रहे हैं, तो मल्टीपल डिवाइस ट्रांसमिट करेंगे उसके तरफ, मल्टीपल डिवाइस ट्रांसमिट करेंगे। तो जब मल्टीपल डिवाइस ट्रांसमिट करेंगे उसके लिए वो चेक करते थे CICD, नॉट CICD, CSMACD में, कि भाई पहले चेक करो आइडियल है कि नहीं, उसके बाद आइडियल तो ट्रांसमिट करो, अगर कोलिजन डिटेक्ट हो तो रुक जाओ, फिर कोलिजन रेजोल्यूशन को अप्लाई करो, फिर रिट्रांसमिट करो। और सेम है CSMACA में क्या होता था कि कोलिजन डिटेक्शन के तुम आइडियल है कि नहीं चेक करो, उसके बाद बैकअप विंडो तक रुक जाओ, कंटेंशन विंडो तक रुक जाओ, फिर जाकर ट्रांसमिट करो, एक्नॉलेजमेंट
नहीं आएगा तो दोबारा से रिट्रांसमिट करो, ये अज्यूम करते हुए कि डेटा लॉस हो चुका है। इसी तरीके से सीएसए में, सीआर में क्या होता है कि आइडियल वगैरह चेक करने के बाद आपको अगर कोलिजन डिटेक्ट होता है तो हेल्प मत करो, रोको मत ट्रांसमिशन को, लेकिन साइड साइड में आप रेजोल्यूशन भी चलाते हैं ताकि उसको फिक्स भी करता रहे। ये इस तरीके से सीएसए में काम करता था। लेकिन कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल ये बोलता है कि भाई तुम एक नेटवर्क को शेयर कर रहे हो ना, हम तुमको तुम्हारा हिस्सा दे रहे हैं, लो धरो ये तुम्हारा हिस्सा है, हम तुमको तुम्हारा हिस्सा दे रहे हैं, लो पकड़ो। समझ में आ रहा ना आपको? यानी आपने पूरा का पूरा जो नेटवर्क, शेयर्ड नेटवर्क था ना, उसको डिवाइड ही कर दिया। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, दिस प्रोटोकॉल टिपिकली डिवाइड द ट्रांसमिशन मीडियम, पूरा का पूरा ट्रांसमिशन मीडियम उसी को डिवाइड कर दिया। जबकि पहले क्या हो रहा था, वो भी ट्रांसमिट करेगा, वो भी ट्रांसमिट करेगा, वो भी ट्रांसमिट करेगा, बात तो सही है। लेकिन वहां मैकेनिज्म ये था कि एक साथ जब से ट्रांसमिट करेगा तो कॉलिजन हो सकता है, तो वहां पर उस कॉलिजन को बचाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन था। जबकि इस प्रोटोकॉल में बोल रहा है कि भाई कॉलिजन होगा ही कहाँ से, तुमको तो हम अलग नेटवर्क दे दिया, तो जाओ भागो, काम करो अपना वहां पर। समझ में आ रहा है ना? यानी सेपरेट कर दिया गया एक तरफ से, तो नेटवर्क, तो ट्रांसमिशन मीडियम को ही डिवाइड कर दिया गया इनटू डिस्क्रीट टाइम स्लॉट और असाइन डेडिकेटेड रिसोर्स टू ईच डिवाइस। तो जितना भी डिवाइस अब कनेक्टेड है उसको पूरा टाइम स्लॉट दे दिया गया, भाई ये तुम्हारा है। अब कॉलिजन का चांसेस हो जाता है कम। और यही चीज हमने यहाँ पर बताया था ना, बयान किया था डिटेल में, कि ये क्या करता है, डिजाइन, ये प्रोटोकॉल डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि एलिमिनेट द ऑकरेंस ऑफ कोलिजन इन द शेयर नेटवर्क चैनल। जाहिर सी बात है, जब आप डिवाइड कर देंगे सबको अलग अलग तो फिर वो कोलिजन कहाँ से होगा? तो ये कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल बना ही इसलिए था। ठीक है, तो आप समझ रहे ना कितना अलग अप्रोच है दोनों का। एक अप्रोच ये है कि हाँ भाई ये काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसका एग्जांपल मैं एक देता हूँ, आपको दिमाग में आ गया अभी। मान लीजिए एक रास्ता है, जैसे कि मेरा मेरा ये अपना पर्सनल बता रहा हूँ मैं आपको, कि मेरे घर से मेरे जिम तक जाने का दो रास्ता है, एक रास्ता है शॉर्ट और एक रास्ता है लॉन्ग। अब जो शॉर्ट रास्ता है ना, वहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो मेरे पास दो ऑप्शन हो जाता है। एक ऑप्शन तो ये होता है, एक अप्रोच तो ये होगा कि भाई क्योंकि वो शॉर्ट है तो हम वही रास्ता लेंगे, भले ट्रैफिक होगा, अपना तो भाई गाड़ी है, बाइक है, तो थोड़ा सा यहाँ वहां से निकाल लेंगे। एक अप्रोच ये होता है, यानी हम इंटेंशनली फंस रहे हैं ट्रैफिक में, लेकिन हम उससे बचने का तरीका निकाल ले रहे हैं कि बचना कैसे करके है। और दूसरा अप्रोच ये है कि भाई ट्रैफिक में जाना ही नहीं है, भले ही लंबा लंबा रास्ता हो, लेकिन हमको तो भाई आराम से चलाना है। तो बस यही है, कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल बोलते हैं भाई हमको ट्रैफिक में जाना ही नहीं है, हमको तो उधर जाना ही नहीं है, बचने का तरीका नहीं चाहिए, हम आपको ऐसा तरीका दे रहे हैं जहाँ ट्रैफिक आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको दोनों में डिफरेंस? तो कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर क्या चीज, अब यहाँ दो चीज क्या लिखा हुआ है, टोकन पार्सिंग प्रोटोकॉल क्या होता है और रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है। तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना कि डिवाइड ट्रांसमिशन मीडियम इनटू डिस्क्रीट टाइम स्लॉट, ये कम कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता होगा। और असाइन डेडिकेटेड रिसोर्स टू ईच डिवाइस, ये कहीं ना कहीं रिजर्वेशन बेस से करता होगा। यानी एक लॉजिकल दिमाग इंसान का जाता है कि डेडिकेटेड स्लॉट रिसोर्स दिया जा रहा है और वहां पर रिजर्वेशन बेस बोला जा रहा है, तो सिमिलर होगा कि नहीं। तो ये जो कश्मकश है आपका, जो आप सोच रहे हैं, एक थ्योरी बन रहा है, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है क्या ये? और यहाँ पर वैसे डिटेल में टोकन पार्सिंग पढ़ेंगे। ठीक है, टोकन पार्सिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? अ यूनिक डेटा पैकेट कॉल्ड अ टोकन। एक डेटा पैकेट होता है यूनिक। अब आप बोलेंगे डेटा पैकेट क्या होता है? आपको पता है कि ट्रांसमिशन जो होता है डेटा, वो किस तरीके से पैकेट, फ्रेम, ये सब के बेसिस पे होता है। तो यूनिक एक डेटा पैकेट है, मान के चलिए अभी आप, जिसको टोकन बोला जाता है। सर्कुलेट अमंग्स द नेटवर्क नोड। नेटवर्क का जो नोड का मतलब क्या होता है? एक से एक नोड कनेक्ट होकर पूरे नेटवर्क को वो लाइन बनाता है। तो वो जो नेटवर्क नोड्स होता है उस पे सर्कुलेट करता है डेटा पैकेट, जिसको टोकन बोला जाता है। ओनली द नोड होल्ड द टोकन कैन ट्रांसमिट डेटा। और हर वो नोड जो टोकन होल्ड कर रहा है ना, सिर्फ वही डेटा ट्रांसमिट करेगा और कोई नहीं करेगा। एलिमिनेटिंग कोलिजन। और जाहिर सी बात है, एक वक्त में एक ही नोड कर पाएगा। यानी आसान शब्दों में, कोलिजन को अवॉइड करने के लिए आपने क्या किया ना, कि आपने एक यूनिक पैकेट बनाया जिसका नाम आप बोलेंगे टोकन। अब वो टोकन नेटवर्क नोड में घूमता रहेगा और सिर्फ उसी नोड को अथॉरिटी है डेटा ट्रांसमिट करने का मीडियम में जिसके पास टोकन हो। इससे क्या होगा? कोलिजन एलिमिनेट होगा। और ये इतना सिंपल है कि अगर मैं ये ना भी बताऊं तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बट हम लोग फिर भी पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा है रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? नोड्स एक्सप्लिसिटली रिजर्व द राइट टू ट्रांसमिट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम स्लॉट, प्रिवेंटिंग कोलिजन थ्रू कोऑर्डिनेट एंड शेड्यूलिंग। यानी रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल में क्या होता है ना, जो नोड्स होता है वो एक्सप्लिसिटली रिजर्व रखता है राइट टू ट्रांसमिट। यानी नोड यहाँ पर रिजर्व करके रखता है कि भाई इसका हक है, इसका राइट है ट्रांसमिट करने का, ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम स्लॉट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के दरमियान, हमेशा नहीं। इससे क्या होता है? इससे प्रिवेंट होता है कोलिजन थ्रू कोऑर्डिनेटिंग एंड शेड्यूलिंग। क्योंकि टाइम स्लॉट यहाँ पर बोल दिया ना, तो वो टाइम स्लॉट को पता करने के लिए कोऑर्डिनेशन और शेड्यूलिंग का मदद लिया जाता है। बाय एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ कोलिजन, कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ अ ट्रांसमिशन मीडियम एंड मिनिमाइज डिलेज, रिजल्टिंग इन इंप्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड थॉटपुट।
तो ज़ाहिर-सी बात है इससे क्या होता है कि बाय एलिमिनेटिंग रिस्क ऑफ कोलिजन, जो कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल है, वो क्या करता है, वो मैक्सिमाइज़ करता है यूटिलाइज़ेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम का और अच्छे से यूटिलाइज़ करता है वो, और मैक्सिमाइज़ करता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करता है और मिनिमाइज़ करता है डिले को। वो जो डिले होता है ना, वो मिनिमाइज़ हो जाता है। इससे क्या रिज़ल्ट होता है, इंप्रूव होता है नेटवर्क परफॉर्मेंस और थ्रूपुट ओवरऑल। अब यहाँ पर छोटा-छोटा सिंपल-सिंपल चीज़ है, टोकन पासिंग का प्रोटोकॉल्स है, वो देख लेते हैं। टोकन पासिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, उसको डिटेल में समझते हैं। टोकन पासिंग प्रोटोकॉल आर सिग्निफिकेंट सबसेट ऑफ कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल। ज़ाहिर-सी बात है, कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल का ही एक सबसेट है टोकन पासिंग प्रोटोकॉल। क्या हुआ, ये डिजाइन टू प्रिवेंट कोलिजन इन नेटवर्क कम्युनिकेशन बाय रेगुलेटिंग एक्सेस टू ट्रांसमिट मीडियम। यानी ये भी, इसका भी वही काम है जो सीएसएमए का काम था ना, सीएसएमए का यानी कैरियर सेंस मल्टीपल नेटवर्क का। इसका भी वही काम है कि इसको डिजाइन इसलिए किया गया है कि ये प्रिवेंट करे कोलिजन को नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर और रेगुलेट करे ट्रांसमिशन को मीडियम के अंदर, ठीक है। लेकिन ये कौन सा अप्रोच इस्तेमाल करता है, टोकन पासिंग प्रोटोकॉल ये कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल वाला स्ट्रेटेजी अप्रोच फॉलो करता है कि मुझे भीड़ में जानी नहीं है। और जबकि सीएसएमए अलग प्रोटोकॉल फॉलो करता है, वो सीडी और सीए को फॉलो करता है, जो बोलता है कि अगर ट्रैफिक में जाके फंस गए तो हम तरीका बताते हैं निकलना कैसे, ठीक है। ये ध्यान में जरूर रखना, मिला मत देना दोनों को। इन टोकन पासिंग प्रोटोकॉल अ यूनिक डेटा पैकेट कॉल्ड टोकन सर्कुलेट कंटिन्यूअसली अमंग्स नेटवर्क नोड। तो टोकन पासिंग प्रोटोकॉल में एक यूनिक डेटा पैकेट होता है जिसको टोकन्स बोला जाता है, वो सर्कुलेट होता रहता है कंटिन्यूअसली नेटवर्क के नोड्स में। ओनली द नोड दैट होल्ड्स द टोकन इज गारंटीड ग्रांटेड परमिशन टू ट्रांसमिट डेटा। और सिर्फ उसी नोड को जिसके पास टोकन है नेटवर्क के अंदर, उसी को परमिशन दिया जाता है कि आप डेटा ट्रांसमिट कर सके। इंश्योर दैट टू नोड्स कैन सेंड डेटा साइमल्टेनियसली। और इससे ये क्लियर हो जाता है कि दो नोड एक वक्त में डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। यानी इंश्योर दैट नो टू नोड्स कैन सेंड डेटा साइमल्टेनियसली। जाहिर सी बात है, किसी की परमिशन एक ही को तो रहेगा ना, दो कैसे करेगा, पॉसिबल ही नहीं है करना। देयर बाय एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। तो इससे क्या होता है कि भाई कोलिजन का जो चांसेस है, हो सकने का जो चांस है, वही खत्म हो जाता है, ठीक है। वंस द ट्रांसमिशन इज कंप्लीट, जैसे ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है, द टोकन इज पास्ड टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। तो जैसे ही एक काम खत्म हो गया, तो अब जाहिर सी बात है वो नोड दूसरे को आगे पास कर देगा इन द सीक्वेंस, ठीक है, ताकि वो भी ट्रांसमिट कर सके, विच देन गेन द राइट टू ट्रांसमिट। और फिर उसके पास वो ट्रांसमिट करने का अथॉरिटी आ जाएगा कि हाँ अब मैं ट्रांसमिट करूंगा। तो इससे क्या होगा, रेगुलेट हो रहा है ना। तो यही तो इसका काम था कि शेयर्ड नेटवर्क एनवायरनमेंट में किस तरीके से एक्सेस रेगुलेट कर सके। दीज ऑर्डरली प्रोसेस इंश्योर दैट ईच नोड हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द मीडियम। और इससे क्या होता है कि हर नोड जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, उसको एक्सेस यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो एक्सेस कर सके मीडियम को ट्रांसमिट करने के लिए, मेकिंग टोकन पार्सिंग प्रोटोकॉल हाईली एफिशिएंट एंड प्रेडिक्टेबल। और इससे क्या होता है कि टोकन पार्सिंग प्रोटोकॉल जो है ये हाईली एफिशिएंट बन जाता है और हाईली प्रेडिक्टेबल बन जाता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम होता है ना कि भाई सबको मिलने वाला है, यहाँ पर कोई पार्शियलिटी नहीं होगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ से होता है, टोकन रिंग नेटवर्क। अब टोकन रिंग नेटवर्क में इसका इस्तेमाल होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस यानी एफडीडीआई में इसका इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल नेटवर्क रिक्वायरिंग डिटरमिनिस्टिक परफॉर्मेंस। ऐसा इंडस्ट्रियल नेटवर्क जहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चाहिए होता है वहां पर। और रियल टाइम सिस्टम विद स्ट्रिक्ट टाइमिंग रिक्वायरमेंट, यानी रियल टाइम सिस्टम जहाँ पर टाइमिंग रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है वहां पर। टोकन पासिंग प्रोटोकॉल आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन एनवायरनमेंट वेयर प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस एंड हाई रिलायबिलिटी आर रिक्वायर्ड सच एज इंडस्ट्रियल नेटवर्क एंड रियल टाइम सिस्टम। और टोकन पासिंग प्रोटोकॉल जो है ना, ये पर्टिकुलरली यूजफुल होता है ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस यानी परफॉर्मेंस को आप पहले से प्रिडिक्ट कर सके। ऐसा ना हो कि आपने प्रिडिक्ट किया 2 सेकंड लगेगा 2 मिनट लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस हो, थोड़ा मिली सेकंड 0.1 आगे पीछे वो चलेगा, बट बड़ा अमाउंट आगे पीछे ना हो, प्रिडिक्टेबल। जैसे वेदर फोरकास्ट जो आप प्रिडिक्ट करते हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं होता है ना कि एकदम ही 180 डिग्री काम चल रहा है। कि ऐसा नहीं है कि वेदर फोरकास्ट में बताया कि भाई नेक्स्ट मंथ बारिश होने का चांस है और पूरा का पूरा नेक्स्ट मंथ बारिश हुआ ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, वो ठीक है। तो वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए और हाईली रिलायबल होना चाहिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल नेटवर्क में और रियल टाइम सिस्टम वगैरह में जरूरत पड़ता है, वहां पर उसका नीड होता है। तो आप सिंपली समझ गए कि कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल का मेन मकसद क्या था, कोलिजन करोई मत। और इस करोई मत के लिए 2 प्रोटोकॉल आते हैं उसके अंदर, एक पार्सन टोकिंग प्रोटोकॉल जो कैसे काम करता है समझ गए, दूसरा रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। अब ये समझ लेते हैं क्या होता है रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल आर अनदर एसेंशियल कैटेगरी ऑफ कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल डिजाइन टू मैनेज एक्सेस टू शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम एफिशिएंटली। यानी ये भी जो प्रोटोकॉल है, दूसरा एक प्रोटोकॉल है जो कि कैटेगरी कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स में से आता है। यानी कोलिजन फ्री का 2 कैटेगरी है, 2 सबसेट है, एक टोकन पार्सिंग था और एक ये रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। ये भी इसी तरीके से डिजाइन हुआ है ना कि ये मैनेज कर सके एक्सेस को शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क में एफिशिएंटली। लेकिन ये करेगा कैसे करके, इन रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल नोड्स एक्सप्लिसिटली रिजर्व द राइट टू ट्रांसमिट डेटा ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम स्लॉट। ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम स्लॉट जो नोड्स होता है ना, वो खुद ये राइट रखता है कि भाई मेरे पास अभी वक्त है, मेरा जो टाइम मुझे अलॉट हुआ है ना, वो टाइम मेरे पास अभी है, तो जब तक वो है तो मेरा राइट है कि मैं ट्रांसमिट करूं। यहाँ पर कोई टोकन घूमेगा नोड में, ऐसा नहीं है जो पहले था कि टोकन घूमता रहेगा और जब एक्सेस कर रहा हो तो वो एक्सेस करेगा, उसके बाद आगे पास किया जाएगा। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम स्लॉट
नोड जो रिजर्व होता है ना, वो नोड के पास अपना राइड होता है कि हाँ भाई मैं डेटा ट्रांसमिट कर सकता हूँ, देयर बाय प्रिवेंटिंग कोलिजन। और इससे क्या होता है, कोलिजन प्रिवेंट होता है, क्योंकि एक नोड को एक ही वक्त में इजाजत दिया जाएगा, सबको तो नहीं दिया जाएगा। दिस टिपिकली अचीव थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड शेड्यूलिंग मैकेनिज्म वेयर ईच नोड रिक्वेस्ट ट्रांसमिशन स्लॉट। और ये कैसे करके अप्लाई किया जाता है, ये मोस्टली अचीव किया जाता है सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड शेड्यूलिंग मैकेनिज्म के थ्रू, कि जितना भी डिवाइस कनेक्ट है उसको आप एक एक टाइम स्लॉट दे दीजिए, डिवाइड कर दिया टाइम शेड्यूलिंग, और अब जब तक उसके पास टाइम है तो वो ट्रांसमिट कर सकता है, उसका राइट है। एंड द एलोकेशन इज मैनेज्ड टू इंश्योर दैट नो टू नोड्स अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। और इस तरीके से इसको एलोकेशन किया गया है कि दो नोड के पास एक वक्त में कभी भी पावर ही नहीं होगा कि वो साइमल्टेनियसली अटेम्प्ट कर सके। अब रिजर्वेशन मेथड्स क्या होता है, एक होता है सेंट्रलाइज शेड्यूलिंग। सेंट्रलाइज शेड्यूलिंग क्या होता है, अ कंट्रोलर असाइन ट्रांसमिशन स्लॉट, यानी एक कंट्रोलर असाइन होता है ट्रांसमिशन स्लॉट में। दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर शेड्यूलिंग। इसका मतलब क्या होता है, नोड्स निगोशिएट एंड रिजर्व स्लॉट अमंग देमसेल्फ, यानी जो नोड्स है ना वो खुद निगोशिएट करते हैं, डिसाइड करते हैं और स्लॉट को रिजर्व करते हैं खुद से। और तीसरा होता है कंटेंशन फ्री पीरियड। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल रिजर्व फॉर सर्टेन ट्रैफिक टाइप, यानी सर्टेन ट्रैफिक टाइप के लिए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल दिया जाता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये तीन रिजर्वेशन का, यानी रिजर्वेशन का मतलब रिजर्वेशन है, लेकिन तीन तरीके से रिजर्वेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ का होता है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में इसका एप्लीकेशन होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका एप्लीकेशन होता है, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग और एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है, सिस्टम रिक्वायर्ड गारंटीड बैंडविड्थ एलोकेशन, यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। बाय कोऑर्डिनेटिंग द ट्रांसमिशन शेड्यूल इन एडवांस, रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल इंश्योर ऑर्डरली एक्सेस टू द मीडियम लीडिंग टू अ प्रेडिक्टेबल नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ। क्या मतलब ये है कि जो आप कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं ना ट्रांसमिशन को, यानी शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है आने वाला टाइम के लिए, यानी एडवांस में आप कुछ काम कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट करना ट्रांसमिशन को शेड्यूल एडवांस में ही रिजर्वेशन बेस आपको ये इंश्योर करता है ना कि ऑर्डरली एक्सेस, प्रॉपर एक्सेस सबको मिलता है, क्योंकि आप शेड्यूल कर दिए। इससे क्या होता है कि प्रेडिक्टेबिलिटी और बढ़ जाता है, नेटवर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाता है और एफिशिएंट बैंडविड्थ इस्तेमाल बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक और है डिमांड प्रायोरिटी प्रोटोकॉल। अब ये डिमांड प्रायोरिटी प्रोटोकॉल क्या है, इसके बाद हमारा फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस हम लोग पढ़ेंगे और फिर इंट्रोडक्शन आएगा और फिर ये इसी के ऊपर फिर डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हम लोग जो पढ़े थे, ये सेकंड है, ये हमारा लास्ट है, यानी सेकंड टॉपिक का लास्ट वाला। डिमांड प्रायोरिटी प्रोटोकॉल क्या होता है, डिमांड प्रायोरिटी प्रोटोकॉल इज अनदर अप्रोच टू कोलिजन फ्री कम्युनिकेशन इन नेटवर्क। अब देखिए कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, राइट, ये कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल में टोकन पार्सिंग और रिजर्व बेस्ड प्रोटोकॉल तो था, ये दोनों पढ़ लिए। एक और प्रोटोकॉल है डिमांड प्रायोरिटी प्रोटोकॉल, वो भी एक और अप्रोच लेके आता है कोलिजन फ्री कम्युनिकेशन के लिए, यानी कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल नहीं है ये, लेकिन ये भी उसी की तरह एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है कि भाई मैं भी एक आपको नया अप्रोच देता हूँ। वो क्या है, वो डिजाइन क्या करता है, डिजाइन टू मैनेज एक्सेस शेयर कम्युनिकेशन रिसोर्स एफिशिएंटली, यानी मकसद इसका भी सेम है जो कोलिजन फ्री का था और जो सीएसएमए का था, ठीक है, इन दिस प्रोटोकॉल। लेकिन अब इस प्रोटोकॉल में क्या होता है, ये अलग है, अप्रोच सेम है कोलिजन फ्री कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन नेट प्रोटोकॉल अलग है। इस प्रोटोकॉल में क्या होता है, नोड्स रिक्वेस्ट ट्रांसमिशन अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी लेवल एंड द करंट डिमांड फॉर नेटवर्क रिसोर्स, यानी यहाँ पर क्या होता है ना कि नोड जो रिक्वेस्ट करेंगे ना ट्रांसमिट करने के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी किसको दिया जाएगा, ये बेस्ड होगा, ये डिपेंड होगा उनकी प्रायोरिटी लेवल के ऊपर कि किसका प्रायोरिटी लेवल कितना है, और करंट डिमांड के ऊपर कि नेटवर्क रिसोर्स पे करंट डिमांड कितना है। अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और आर्बिटर मैनेज दिस रिक्वेस्ट एंड एलोकेट ट्रांसमिशन टाइम स्लॉट अकॉर्डिंगली। अब जो सेंट्रलाइज कंट्रोलर है या फिर आर्बिटर मैनेजर, अब आर्बिटर मैनेजर क्या होता है ना, एक अथॉरिटी होता है जो मैनेज करता है, वो इस चीज को यानी मैनेज करेगा कि कौन सा रिक्वेस्ट एलोकेट होगा, किसको टाइम स्लॉट होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। इंश्योरिंग द हायर प्रायोरिटी ट्रैफिक इज गिवन प्रेसिडेंस व्हाइल स्टिल प्रोवाइडिंग फेयर एक्सेस टू नोड्स, यानी यहाँ पर आसान शब्दों में ये है कि कुछ चीजों को आप हायर प्रायोरिटी में सेट करेंगे कि भाई ये हायर प्रायोरिटी ट्रैफिक है, इसको हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, और कुछ लेस प्रायोरिटी है तो हायर को पहले मौका दिया जाएगा और लेस प्रायोरिटी को बाद में मौका दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फेयर यूजेज का ध्यान रखना है, यानी यहाँ पर फेयर का डेफिनेशन ये अलग हो गया ना, यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ट्रैफिक लाइट जब रेड होता है तो सब गाड़ी रुकता है, लेकिन पुलिस का गाड़ी और एम्बुलेंस चला जाता है। अब कोई बोले ये तो फेयर है ही नहीं भाई, मैं रुका हूँ वो भी सिटीजन है, तो ये सब्जेक्टिव है। हालांकि ये गलत है अगर कोई ये कहता है, क्योंकि भाई वो इमरजेंसी केस है ना, इमरजेंसी में तो आपको ऑफकोर्स देना ही पड़ता है। कुछ रूल्स है जो इमरजेंसी में अप्लाई नहीं होता। अगर आपको कोई गन पॉइंट पे बोल रहा है कि भाई पैसे दो और आप सेल्फ डिफेंस करने में गलती से उसको मार देते हैं, तो वो सेल्फ डिफेंस होता है, क्योंकि आपका मकसद खुद को बचाना था ना। जबकि आमतौर पर अगर आप ये करेंगे तो भाई ये तो इलीगल है, आपको जेल हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव है। यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है वो अलग तरीके से सोचता है, तो इसीलिए इसका नाम ही है डिमांड प्रायोरिटी प्रोटोकॉल, ठीक हो गया।
की फीचर क्या है यहाँ पर? प्रायोरिटी बेस्ड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्स। जाहिर सी बात है यहाँ पर एक्सेस जो होता है वो प्रायोरिटी बेस पर होता है। इस तरह के डायनामिक एलोकेशन बेस्ड ऑन करंट डिमांड, डायनामिकली एलोकेट किया जाता है करंट डिमांड के बेसिस पर। सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म, सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म होता है। और सपोर्ट फॉर डिफरेंट ट्रैफिक क्लास, अलग अलग ट्रैफिक क्लास, यानी पूरा का पूरा ट्रैफिक है ना उसको क्लास में डिवाइड कर दिया गया है कि ये प्रायोरिटी होगा, ये लेस प्रायोरिटी होगा, ये उसके बाद होगा, इस तरीके से। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? 100 VG एनी लैन नेटवर्क। अब इसका क्या मतलब है? 100 VG एनी लैन नेटवर्क, इसका मतलब कोई भी ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क जहां पर आपका स्पीड 100 Mbps के अराउंड होता है या अंदर होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम, रियल टाइम कंट्रोल नेटवर्क और इन्वायरमेंट रिक्वायरिंग डिफरेंशिएटेड सर्विस लेवल। डिमांड प्रायोरिटी प्रोटोकॉल provides a flexible approach to manage network resource। यानी डिमांड प्रायोरिटी प्रोटोकॉल्स क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है एक फ्लेक्सिबल अप्रोच कि आप मैनेज कर सकते हैं नेटवर्क का रिसोर्स को, allowing for efficient handling of diverse traffic type and ensure that critical application receive the necessary bandwidth। और यहाँ पर फोकस ये किया जाता है ना कि एफिशिएंट हैंडल किया जाए डाइवर्स नेटवर्क टाइप को और इंश्योर किया जाए कि कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशन वो रिसीव करे नेसेसरी बैंडविड्थ को। यानी इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको देते हैं ना। अभी एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपको मान लीजिए 10 बंदा है, 10 बंदे में से 2 बंदे को एक्सेस करना है कोई हेल्थ केयर वेबसाइट और 8 बंदे को एक्सेस करना है नेटफ्लिक्स। और मान लीजिए आपको मौका दोनों में से किसी एक को ही देना है अभी बैक वक्त, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? तो मेरे ख्याल से 99% लोग कहेंगे भाई हेल्थ केयर जो वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए पहले इंस्टेड ऑफ नेटफ्लिक्स वाले को। तो ये प्रायोरिटी हम लोग भी मानते हैं, तो हर जगह एक यूनिवर्सल रूल अप्लाई नहीं हो सकता। सो इसीलिए डिमांड प्रायोरिटी प्रोटोकॉल एग्जिस्ट भी करता है और इसका यूजेज भी होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा हो जाता है जो सेकंड टॉपिक यानी CSMA वाला टॉपिक कवर। तो CSMA में हमने क्या क्या पढ़ा? देखिए काफी लंबा टॉपिक था ये CSMA का, बाय द वे। हमने देखा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस यानी CSMA के अंदर हमने CSMA CD, CSMA CA और CSMA CR को डिटेल में पढ़ा। और CSMA प्रोटोकॉल क्या करता है मेजरली कि आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके दरमियान अगर कोई कोलिजन होता है उसको रिजॉल्व करने वाला पूरा डिटेल ये करता है। लेकिन इसी का एक और अप्रोच हमें मिलता है जो कि मिलता है कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल के नाम से। उसका काम भी वही है कि शेयर्ड नेटवर्क में किस तरीके से कोलिजन फ्री रखा जाए, लेकिन ये अप्रोच ये बोलता है कि भाई ये अप्रोच हम इस्तेमाल करेंगे जिससे कोलिजन होने का चांसेस ही कम हो जाए, ठीक है। तो और यहाँ पर हमने 3 प्रोटोकॉल पढ़ा, बल्कि 2 प्रोटोकॉल पढ़ा। एक प्रोटोकॉल पढ़ा टोकन पार्सिंग और एक प्रोटोकॉल पढ़ा रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। और इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल मिलता है डिमांड प्रायोरिटी प्रोटोकॉल जो कि CSMA और फ्री कोलिजन प्रोटोकॉल के लाइन पर ही है, यानी ये तीसरा प्रोटोकॉल है। लेकिन ये तीसरा प्रोटोकॉल अप्रोच कौन सा इस्तेमाल करता है? CSMA वाला या फ्री कोलिजन वाला? तो ये फ्री कोलिजन वाला का जो अप्रोच है वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। लेकिन ये अलग प्रोटोकॉल है और इसका फीचर वगैरह वो हमने देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना फाइनल टॉपिक, यानी दोबारा अगर स्टार्टिंग की तरफ में लेके चलूं तो हमारा पहला टॉपिक क्या था? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या था? कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल। तो आप देख सकते हैं दोनों किस तरीके से कनेक्टेड है। एज यू कैन सी दोनों आपस में कनेक्टेड है। अगर आपको एक नहीं समझ में आया दूसरा समझ पाना मुश्किल है। तो ये दोनों हमने पूरा डिटेल से समझ लिया, जितना डिटेल हमें चाहिए तो उससे ज्यादा डिटेल हमने समझ लिया। अब आखिरी में हम लोग क्या समझेंगे, और ऊपर से हमने स्टैंडर्ड्स वगैरह भी समझा। अब हम लोग क्या समझेंगे? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस को इन डिटेल। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं भला ये है क्या, कैसे काम करता है। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस यानी FDDI क्या है ये? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इज अ हाई स्पीड नेटवर्किंग स्टैंडर्ड डिजाइन्ड टू फैसिलिटेट डेटा ट्रांसमिशन ओवर अ फाइबर ऑप्टिक केबल। यानी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस एक हाई स्पीड नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है, हाई स्पीड नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है जिसको डिजाइन किया गया है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। और ये होता किसके जरिए है? फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए। डेवलप्ड इन 1980s में इसको डेवलप किया गया था। FIDD provides a robust and efficient communication for local area network and is particularly suited for backbone networking infrastructure due to its high bandwidth capacity and long distance capabilities। क्या मतलब? मतलब ये जो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस है FDDI, ये डेवलप हुआ था 90s में, यानी 90s 80s में, बेसिकली 80s में ये डेवलप हुआ था। और ये एक रोबस्ट एफिशिएंट कम्युनिकेशन का जरिया है लोकल एरिया नेटवर्क में। पर्टिकुलरली सूट करता है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि बैकबोन भी माना जाता है, क्योंकि इसका बैंडविड्थ कैपेसिटी काफी हाई होता है और लॉन्ग डिस्टेंस कैपेबिलिटी भी होता है इसका। FDDI एम्प्लॉयज अ ड्यूल रिंग आर्किटेक्चर। अब FDDI इस्तेमाल करता है ड्यूल रिंग आर्किटेक्चर। अब ये ड्यूल रिंग आर्किटेक्चर क्या है पढ़ेंगे हम लोग आगे। कंसिस्टिंग ऑफ अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिंग। और इसमें जो ड्यूल रिंग आर्किटेक्चर है ना, उसमें एक कंसिस्टेंट प्राइमरी रिंग होता है और एक सेकेंडरी रिंग भी होता है। दिस ड्यूल रिंग कॉन्फ़िगरेशन एनहांस नेटवर्क रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। और ये जो ड्यूल रिंग है ना, ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में एनहांस करता है नेटवर्क का रिलायबिलिटी को और फॉल्ट
फॉल्ट टॉलरेंस को। अब नेटवर्क रिलायबिलिटी आपको मालूम है, एकदम फर्स्ट क्लास कोर्स में डिस्कस किया था हमने ये सब बेसिक्स, और फॉल्ट टॉलरेंस भी डिस्कस किया था। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई वो सीक्वेंस जो हमने बताया था स्टार्टिंग का क्रैश कोर्स से, वो बहुत जरूरी है। इफ द प्राइमरी रिंग फेल्स, अगर पहला वाला प्राइमरी रिंग फेल हो जाए, डेटा ट्रांसमिशन कैन कंटिन्यू सीमलेसली ऑन द सेकेंडरी रिंग। तो डेटा क्या होगा, सेकेंडरी रिंग के थ्रू ट्रांसमिट होगा। यानी इससे, इस दो लाइन से आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस एफडीडीआई जो है ये एक ड्यूल रिंग आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन ड्यूल रिंग आर्किटेक्चर को फॉलो करने का इसका मेन मकसद रिलायबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस है, और इसीलिए जो पहला रिंग है वो डेटा ट्रांसमिट करता है कॉन्फ़िगरेशन में, अगर वो फेल हो जाए दूसरा करता है। तो समझ तो गए, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज है, बट ये जो मेजर मकसद है एफडीडीआई का वो यही है। अब कुछ की फीचर्स है एफडीडीआई का जो कि आपको दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेटा रेट 100 एमबीपीएस, इसका स्टैंडर्ड डेटा रेट क्या है, 100 एमबीपीएस पर सेकंड, यानी एमबीपीएस पर सेकंड का मेगाबाइट्स पर सेकंड। ड्यूल रिंग टोपोलॉजी फॉर रिडंडेंसी, यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ड्यूल रिंग टोपोलॉजी फॉर रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब आपको पता है, पहले कोर्स में हमने डिस्कस किया था, रिडंडेंसी का मतलब रेपिटेशन होता है, जिससे क्या होता है कि आपका रिलायबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस, मान लीजिए एक चीज को आपने दो जगह कॉपी कर लिया, तो एक जगह से डिलीट भी हो गया, दूसरा जगह रह गया, रिलायबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है वो। टोकन पार्सिंग प्रोटोकॉल फॉर कोलिजन फ्री कम्युनिकेशन, और ये टोकन पार्सिंग प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है फॉर कोलिजन फ्री कम्युनिकेशन। टोकन पार्सिंग किसके अंदर से था, कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल, उसके अंदर दो था, रिजर्वेशन बेस और टोकन पार्सिंग, ये टोकन पार्सिंग को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट अप टू 500 स्टेशन ओवर 200 किलोमीटर, यानी 500 स्टेशन को कवर कर सकता है, ये सपोर्ट कर सकता है ओवर 200 किलोमीटर, यानी इतना वाइड रेंज में। एफडीडीआई वाज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर अर्लियर ईथरनेट टेक्नोलॉजी, यानी पहले का जो ईथरनेट टेक्नोलॉजी था ना, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट था एफडीडीआई का पहले के टेक्नोलॉजीज के ऊपर, मेकिंग इट एन आइडियल सोल्यूशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर एट अ मिनिमल नेटवर्क डाउनटाउन। और ये चीज, इस चीज को, यानी ये जो डेवलपमेंट था, इंप्रूवमेंट था, ये इस चीज को आइडियल बनाता है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन को जहां पर हाई स्पीड का जरूरत हो डेटा ट्रांसफर का मिनिमल नेटवर्क डाउनटाउन में ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो इसी को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये तो एक था मोटा मोटा सा ऊपर ऊपर से ब्रीफली के एफडीडीआई होता क्या है। अब हम लोग तो ऊपर ऊपर से सब कुछ पढ़ते नहीं है, हम लोग तो इन डिटेल जाते हैं, तो अब हम लोग इन डिटेल समझेंगे कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस या एफडीडीआई होता क्या है। इंट्रोडक्शन टू एफडीडीआई। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इज अ सेट ऑफ ANSI and ISO standard for data transmission on fiber optic lines in a local area network LAN that can extend in range up to 200 किलोमीटर 124 माइल्स। भाई ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं, हो सके तो याद ही कर लो इसको। क्या है इसका मतलब, यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे आया कि आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस एफडीडीआई इज अ सेट ऑफ ANSI and ISO स्टैंडर्ड। अब ANSI और ISO स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि ANSI और ISO स्टैंडर्ड का ही सेट है एफडीडीआई, ठीक है। तो ANSI क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन नेशनल, और मैं आपको दिखाता हूँ, राइट क्लिक क्यों नहीं हो रहा भाई। ANSI मोस्ट कॉमनली रिफर एज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट दैट कोऑर्डिनेट वॉलंटरी कंसिक्यूटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ यूएसए फॉर वैराइटीज इंडस्ट्रीज impacting everything that data exchange ID is safely and ensuring interoperability and quality. It can also refer to और ये आगे का होता है। बेसिकली ANSI क्या है, ANSI एक स्टैंडर्ड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे स्टैंडर्ड को उसने सेट किया है, ठीक है। और ANSI का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अब ANSI में बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाता है, बहुत सारा प्रोग्रामिंग के टॉपिक में भी ANSI आपके बीच में आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ANSI ऑर्गेनाइजेशन ने C99 का वर्जन को स्टैंडर्ड किया, तो ये बहुत सारा चीज यहाँ पर है, लेकिन ये एक अलग खुद में टॉपिक हो जाएगा ANSI के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करने लग जाए। तो ANSI एक स्टैंडर्ड है, और iOS क्या है, ISO भी एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, ठीक है। ये भी एक आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड है, जैसे ANSI है। तो ये दोनों प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, यानी ये दोनों का एक सेट है, क्या है वो, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। अब वो करता क्या है, इतना समझ गए कि ये, यानी इसको ऑन कौन करता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस है किसका, किसके अंडर है, कौन ऑन करता है, इज अ सेट ऑफ ANSI और ISO स्टैंडर्ड के अंदर आता है। काम क्या है, फॉर डेटा ट्रांसमिशन ऑन फाइबर ऑप्टिक, तो इसका काम यह है कि ये डेटा ट्रांसमिट करे फाइबर ऑप्टिक के लाइन पर। फाइबर ऑप्टिक क्या होता है, केबल का तार होता है, वो केबल जो है उसके ऊपर ये डेटा ट्रांसमिट करे, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इसलिए। और इसको ऑन कौन करता है, ANSI और ISO
जो ये है ऑर्गेनाइजेशन है, और ये उसका स्टैंडर्ड है बाय द वे, सिर्फ ऑन नहीं करता है, आंसियर आईएसओ का स्टैंडर्ड है ये। और ये कहाँ पर डेटा ट्रांसमिट करता है? ऑप्टिक फाइबर की मदद से लोकल एरिया नेटवर्क में ट्रांसमिट करता है। दैट कैन एक्सटेंड द रेंज अप टू 200 किलोमीटर 124 माइल्स। तो अब देखिए ये लोकल एरिया नेटवर्क का रेंज तो बहुत छोटा होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि लोकल एरिया नेटवर्क का तो रेंज काफी छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सटेंड करता है लोकल एरिया नेटवर्क का कम्युनिकेशन को 200 किलोमीटर तक, समझ रहे हो? और यही रीजन है ना, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि FDDI वाज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर द अर्लियर एथरनेट टेक्नोलॉजी, क्योंकि पहले एथरनेट में ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था। स्पीड के मामले में भी हो जाए या रेंज के मामले में भी हो जाए, लोकल एरिया पहले इतना बड़ा नहीं था, तो ये एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट था, और इसीलिए आइडियल चॉइस हो गया ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए कि भाई आप बड़े लार्ज एरिया में इसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो अब आपके दिमाग में एक न्यू पिक्चर आ रहा है लोकल एरिया नेटवर्क का, कि अच्छा अब लोकल एरिया का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक बिल्डिंग या मोहल्ला है, ये एक्सटेंड हो सकता है 200 किलोमीटर तक। ठीक है, हालांकि बहुत सा शहर ऐसा होता है जो छोटा होता है, 200 किलोमीटर के अंदर अंदर आता है बहुत सा जगह, तो वहां पर फिर पूरा का पूरा शहर लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, तो यही है ना कि अप्रोच बदलता है। तो अभी जो मॉडर्न डे में लोकल एरिया नेटवर्क है, वो शायद आज से 20-50 साल पहले लोकल एरिया नेटवर्क नहीं थे, वो अलग थे। ठीक है, FDDI वाज डिजाइन टू प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन रेट। तो ये डिजाइन ही इसलिए हुआ है कि हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन रेट प्रोवाइड कर सके, स्पेसिफिकली 100 Mbps का, which was significantly faster than prevalent Ethernet and token ring standard at the time of its development in late 1980s। और ये significantly यानी बहुत ज्यादा फास्टर था उस टाइम के Ethernet और टोकन रिंग स्टैंडर्ड का जब ये डेवलप हुआ था, यानी 1980s के वक्त में। यानी आसान शब्दों में FDDI जब आया था ना, उस वक्त के हिसाब से ये टॉप में था, यानी ये बहुत फास्ट और सब कुछ में बेस्ट था। ठीक है, उस जमाने के टेक्नोलॉजी के हिसाब से जब ये बना था। The primary purpose of FDDI was to serve as a backbone network for a wide area and metropolitan area network, facilitating the interconnection of lower speed नेटवर्क। क्या मतलब? मतलब ये है कि इसका प्राइमरी पर्पस जो था FDDI का, was to serve as a backbone network, कि ये एक बुनियादी नेटवर्क बन सके, एक फंडामेंटल नेटवर्क बन सके, बैकबोन बन सके नेटवर्क का, कि वाइड एरिया और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए, क्योंकि वो कनेक्ट कर पाएगा ना फिर अगर रेंज ज्यादा रहेगा तो। फैसिलिटेटिंग द इंटरकनेक्शन ऑफ अ लोअर स्पीड नेटवर्क, ताकि वो फैसिलिटेट कर सके कि इंटरकनेक्शन जो लोअर स्पीड नेटवर्क में होता है ना, यानी आसान शब्दों में नेटवर्किंग को और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में कनेक्ट कर सके। की कैरेक्टरिस्टिक्स, अब क्या क्या इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक था वो भी समझ लीजिए। किसका? FDDI का। ड्यूल रिंग टोपोलॉजी विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिंग, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये इसके अंदर इसका आर्किटेक्चर के अंदर है मेजरली। टोकन पासिंग प्रोटोकॉल फॉर कोलिजन फ्री कम्युनिकेशन, जो आपको ऑलरेडी पता है, कोलिजन फ्री कम्युनिकेशन, कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल के अंदर एक उसका वेरिएंट है टोकन पासिंग प्रोटोकॉल, वो ये इस्तेमाल करता है। यूज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल फॉर हाई डेटा रेट एंड रिड्यूस इंटरफेरेंस, और ये जो इस्तेमाल, जो मीडियम ये इस्तेमाल करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, वो फाइबर ऑप्टिक केबल करता है। काउंटर रोटेट रिंग फॉर फॉल्ट टॉलरेंस, और रिंग जो है यानी दो रिंग है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये रोटेट करता है फॉल्ट टॉलरेंस को अवॉइड करने के लिए, यानी एक फेल होता है दूसरा काम करता है। ठीक है, FDDI बिकम अ पॉपुलर चॉइस फॉर क्रिटिकल नेटवर्क एप्लीकेशन सच एज कनेक्टिंग डेटा सेंटर्स एंड सपोर्ट हाई स्पीड लैन बैकबोन्स ऑफरिंग बोथ परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। और खास करके FDDI पॉपुलर हुआ है ऐसे चॉइस में जहां पर नेटवर्क एप्लीकेशन क्रिटिकल हो, यानी जहां पर फॉर एग्जांपल कनेक्टिंग डेटा सेंटर्स एंड सपोर्ट हाई लैन बैकबोन, क्योंकि यहाँ पर रिलायबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस मिल जाता है आपको। तो FDDI में ऐसा कुछ भी था नहीं जो आप कहेंगे कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड था या कोई बहुत भारी टर्म इस्तेमाल हो गया। सिंपल सा चीज था। FDDI एक टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन था बेसिकली, जो अपने टाइम पे बेस्ट था, 1980s में बेस्ट था, और टक्कर दिया था बेसिकली ईथरनेट को और दूसरा चीजों को, और ये उस जमाने का एक अच्छा चॉइस था। ठीक है, और इसका कुछ की कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन अभी मजीद इससे रिलेटेड हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो पहला डिटेल जो हमारे सामने आ रहा है FDDI का टोपोलॉजी, जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा कि ये रिंग टोपोलॉजी में है, ड्यूल रिंग टोपोलॉजी। तो एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजीज हमें पता है, लेकिन अब जो टोपोलॉजीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये रियल वर्ल्ड में टोपोलॉजी अप्लाई हो चुका, उसके बारे में पढ़ रहे, दोनों में फर्क है। यानी आसान शब्दों में, कार का इंजन का एक पार्ट आपको दिख रहा है दुकान में रखा है, उसका अंडरस्टैंडिंग अगर आप उसको स्टडी करते हैं तो वो अलग होता है, लेकिन एक इंजन कार में ऑलरेडी लगा हुआ है, कार चल रहा है, उसको स्टडी करेंगे तो आसमान जमीन का फर्क होता है। FDDI टोपोलॉजीज, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस FDDI टोपोलॉजीज प्राइमरी एम्प्लॉय अ ड्यूल रिंग आर्किटेक्चर। तो ये प्राइमरीली क्या करता है, ड्यूल रिंग आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करता है, विच सिग्निफिकेंटली इनहेंस नेटवर्क रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। आपको पता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी में जो नेटवर्क टोपोलॉजीज होता है, उसमें से रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, वो फॉल्ट टॉलरेंस आपको प्रोवाइड करता है। तो इसलिए क्योंकि FDDI को फॉल्ट टॉलरेंस और रिलायबिलिटी चाहिए था, इसलिए इसने रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया और ड्यूल रिंग आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया। ठीक है, यानी यहाँ पर ये पता चल रहा है ना कि वो जो टोपोलॉजीज जो हमारे पास फंडामेंटल टूल्स था ना, उसका डिफरेंट यूजेज किया जा रहा है। इन एन FDDI नेटवर्क, टू काउंटर रोटेटिंग रिंग नोन एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिंग आर यूज्ड। द प्राइमरी रिंग इज द मेन डेटा पाथ while the
सेकेंडरी रिंग एक्ट एज अ बैकअप इन द केस ऑफ अ फेलियर इन द प्राइमरी रिंग। यानी एफडीडीआई नेटवर्क में दो काउंटर रिंग होता है। पहला जो प्राइमरी रिंग होता है ना, वही मेन सब कुछ काम करता है, मेन डेटा पाथ वही होता है। लेकिन फॉर सम रीजन अगर वो फेल हो जाए तो सेकेंडरी रिंग एज अ बैकअप क्या करता है, काम करता है। दिस ड्यूल रिंग सेटअप अलाउ एफडीडीआई टू मेंटेन नेटवर्क ऑपरेशन इवन इफ सिंगल ring fail or if there is a break in fiber optic cable. This redundancy is particularly valuable in mission critical application where uninterrupt network service is essential। यानी आसान शब्दों में एफडीडीआई टेक्नोलॉजी जो वो इस्तेमाल करता है ना, उसमें मेजरली क्या होता है कि वहाँ मेजरली ये है कि अगर एक प्राइमरी रिंग फेल हो जाता है ना, फाइबर ऑप्टिक खराब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तब भी वो दूसरे रिंग के साथ उसको ट्रांसमिट करता है। यहाँ पर आता है रिडंडेंसी। तो ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ऐसे एप्लीकेशन में होता है ना, जहाँ पर कुछ एप्लीकेशन में आप चाहते हैं कि भाई नेटवर्क इंटरप्ट ना हो, सर्वर कभी डाउन ना हो, तो ऐसे क्रिटिकल एप्लीकेशन में एफडीडीआई बेस्ट साबित होता है। ठीक है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, इसका ट्री स्ट्रक्चर होता है यूज इन कंसंट्रेटर और हब। कंसंट्रेटर या फिर हब इस्तेमाल किया जाता है और इसका स्ट्रक्चर ट्री में होता है। स्टार कॉन्फ़िगरेशन विद सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, कनेक्शन ऑफ मल्टीपल एफडीडीआई रिंग्स और नोड्स। अब मल्टीपल एफडीडीआई रिंग्स और नोड्स को भी एक साथ कनेक्ट करके काम किया जाता है, यानी कॉन्फ़िगर किया जाता है। इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग इथरनेट सिस्टम, और एग्जिस्टिंग इथरनेट सिस्टम के साथ भी इसको यानी इंटीग्रेट किया जाता है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन टोपोलॉजी डिजाइन अलाउ एफडीडीआई नेटवर्क टू बी स्केल एंड अडॉप्टेबल टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन नीड। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना टोपोलॉजी डिजाइन में एफडीडीआई का, ये इस चीज को स्केल करने का ऑप्शन देता है। यानी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इससे क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने मुताबिक, अपने नीड के मुताबिक इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है। मेकिंग इट अ वर्सेटाइल सोल्यूशन फॉर अ लार्ज स्केल एंड हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क एनवायरनमेंट। और इससे क्या होता है, ये एक वर्सेटाइल सोल्यूशन बन जाता है, एक बड़ा सोल्यूशन बन जाता है लार्ज स्केल और हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क एनवायरनमेंट के लिए, और खास करके उन एनवायरनमेंट में जहां रिडंडेंसी, फॉल्ट टॉलरेंस और रिलायबिलिटी चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे एफडीडीआई फ्रेम स्ट्रक्चर। क्या मतलब है इसका? एफडीडीआई यानी द फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस फ्रेम स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू सपोर्ट एफिशिएंट एंड रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन ओवर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स। यानी ये जो फ्रेम डिजाइन है ना, बेसिकली एफडीडीआई डेटा ट्रांसमिट करता है, लेकिन कैसे? फ्रेम स्ट्रक्चर में करता है। और ये फ्रेम डिजाइन जो है ये सपोर्ट करता है एफिशिएंट और रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन को ऑप्टिक फाइबर के द्वारा। यानी जाहिर सी बात है एफडीडीआई डेटा ट्रांसमिट तो करेगा ना। अब यहाँ पर डिटेल डिस्कशन लोग ये करें कि करेगा कैसे करके, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करता है, कैसे इस्तेमाल करता है, तो ये फ्रेम स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करता है। एंड एफडीडीआई फ्रेम कंसिस्ट ऑफ सर्वरल डिस्टिंक्ट फील्ड दैट इंश्योर प्रॉपर डेटा इनकैप्सुलेशन, डिलीवरी एंड एरर चेकिंग। अब जो एफडीडीआई का फ्रेम होता है ना, उसके अंदर सर्वरल डिस्टिंक्ट फील्ड होता है, यानी एफडीडीआई के फ्रेम के अंदर बहुत सा पार्ट्स होता है और हर पार्ट में डेटा इनकैप्सुलेट होता है, डेटा रहता है जो जिसमें डिलीवरी, एरर चेकिंग और बहुत सारा चीज उसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। पहला है प्रीएमेबल, दूसरा है स्टार्ट डिलिमिटर एसडी, तीसरा है फ्रेम कंट्रोल, चौथा है डेस्टिनेशन एड्रेस, पांचवा है सोर्स एड्रेस। अब इसमें से कुछ कुछ तो बड़ा ही आसान है, जैसे कि सोर्स एड्रेस कि आया कहाँ से ये पैकेट या आया कहाँ से ये फ्रेम। डेस्टिनेशन एड्रेस, भाई भेजना कहाँ है इसको। फ्रेम कंट्रोल, फ्रेम को कंट्रोल करने के लिए होगा। ठीक है। इसी तरीके से फ्रेम चेक सीक्वेंस, तो इसका सीक्वेंस चेक करना होगा। डिलीट एंड डिलिमिटर, यहाँ पर क्या था, स्टार्ट डिलिमिटर यहाँ एंड था, तो ये आपस में कनेक्टेड है। और फ्रेम स्टेटस, यानी अभी इसका क्या स्टेटस है। और यहाँ पर पेलोड, यानी अप टू इतना बाइट्स एक फ्रेम के अंदर होगा, यानी ये फ्रेम का साइज आ गया। बाकी हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे अभी। की कंपोनेंट, यानी ये सर्वरल डिस्टिंक्ट फील्ड होता है बेसिकली फ्रेम के अंदर, एफडीडीआई फ्रेम के अंदर। और इन फील्ड के होने की वजह से ही और बेसिकली ये जो डिजाइन है ना फ्रेम स्ट्रक्चर, ये इस डिजाइन को फॉलो करता है, इस चीज को फॉलो करता है। और इसको फॉलो करने से क्या होता है ना, एफिशिएंट और रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन होता है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के ऊपर। की कंपोनेंट क्या है वो समझिए। प्रीएमेबल क्या होता है, सिंक्रोनाइज द रिसीवर विद द इनकमिंग डेटा स्ट्रीम, यानी आसान शब्दों में हम यहाँ से भेज दिया, आप वहाँ रिसीव ही नहीं कर रहे तो भाई डेटा लॉस हो जाएगा ना। तो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए दोनों में, कि सिंक्रोनाइज द रिसीवर विद द इनकमिंग डेटा स्ट्रीम, यानी रिसीवर रेडी रहे कि भाई सामने से डेटा आ रहा है तो हम रिसीव करेंगे। फ्रेम कंट्रोल, इंडिकेट द टाइप ऑफ फ्रेम एंड प्रायोरिटी, यानी फ्रेम का टाइप और उसका प्रायोरिटी यहाँ बताया जाता है, किसमें, फ्रेम कंट्रोल में। तीसरा है एड्रेस, स्पेसिफाई द इंटेंडेड रेसिपेंट एंड ओरिजिन ऑफ द फ्रेम, यानी ये दोनों ही। इसमें एड्रेस में क्या होता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस भेज जाना कहाँ है इस पैकेट को या फ्रेम को, और ये फ्रेम आया कहाँ से, सोर्स एड्रेस। इसके बाद एफसीएस का मतलब फ्रेम चेक सीक्वेंस। फ्रेम चेक सीक्वेंस क्या करता है, प्रोवाइड एरर डिटेक्शन यूजिंग अ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सीआरसी, यानी फ्रेम सीक्वेंस चेक क्या करता है, वो एरर डिटेक्शन को चेक करता है। कैसे चेक करता है वो एक सीआरसी टेक्निक को इस्तेमाल करता है। सीआरसी का मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को इस्तेमाल करके। ठीक है। इसके बाद आता है फ्रेम स्टेटस, यानी कंटेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्रेम्स रिसेप्शन। फ्रेम स्टेटस में क्या होता है कि इसमें जो इसको रिसीव करेगा उसका इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है। दिस कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेम स्ट्रक्चर अलाउ एफडीडीआई टू अचीव हाई लेवल
stable and data integrity and reliability, making it suitable for critical application that required robust and error checking. अब देखिए ना यहाँ पर इतना सारा कुछ चेक हो रहा है, तो इससे क्या होता है, रिलायबिलिटी बढ़ जाता है और ऐसे जगह पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाएगा जो रिलायबिलिटी जिसका बेस हो, यानी रिलायबिलिटी के बगैर प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पर, ठीक है? तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था डेटा स्ट्रक्चर का, नॉट डेटा स्ट्रक्चर का, फ्रेम स्ट्रक्चर का, कि जो एफडीडीआई इस्तेमाल करते हैं। एफडीडीआई मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूट। अब एफडीडीआई मेंटेन और ट्रबल शूट कैसे करे करते हैं? एफडीडीआई यानी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस मेंटेन एंड ट्रबल शूट आर क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरिंग नेटवर्क्स रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। अब जो एफडीडीआई है उसका मेंटेनेंस और ट्रबल शूट करना एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर यानी ये इंश्योर करता है कि नेटवर्क्स रिलायबल होगा और परफॉर्मेंस अच्छा होगा। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ एफडीडीआई नेटवर्क इन्वॉल्व मॉनिटरिंग द ड्यूल रिंग टोपोलॉजी टू डिटेक्ट एनी पोटेंशियल इशू बिफोर दे लीड टू नेटवर्क फेलियर। यानी मेंटेनेंस अब होता कैसे करके, तो रेगुलर जब आप मेंटेन करते हैं एफडीडीआई नेटवर्क को, तो उसमें इन्वॉल्व क्या होता है, आप मॉनिटर करते हैं कि ड्यूल रिंग टोपोलॉजी किस तरीके से काम करता है और डिटेक्ट करते हैं कि कोई पोटेंशियल इशू तो नहीं है ना, ताकि नेटवर्क फेलियर से पहले वो मिल जाए। दिस इंक्लूड चेकिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल। इसमें क्या इंक्लूड होता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल को आप चेक करते हैं कि उसका इंटीग्रिटी ठीक है कि नहीं, उसमें कोई दिक्कत है कि नहीं। इंश्योरिंग दैट ऑल द कनेक्शंस आर सिक्योर। आप ये भी चेक करते हैं कि जो कनेक्शंस कनेक्टेड है वो सिक्योर है कि नहीं। वेरीफाइंग दैट बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी रिंग आर ऑपरेशनल। और आप ये भी पता करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि दोनों जो रिंग है, प्राइमरी और ऑप्शनली, दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पता चला सेकेंडरी रिंग के ऊपर हम बैकअप बना के बैठे हुए, सेकेंडरी रिंग चल ही नहीं रहा है, तो एक फेलियर हो तो पूरा फेलियर हो गया सिस्टम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेंटेनेंस में ये सब काम में आता है। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट समझने वाला था नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है। मेंटेनेंस टास्क क्या होता है? रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ अ नेटवर्क ट्रैफिक एंड ऑपरेशन, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स मेंटेन में सबसे पहला टास्क क्या होगा? रेगुलरली मॉनिटर करना नेटवर्क ट्रैफिक और परफॉर्मेंस, ठीक है कि नहीं। चेकिंग फाइबर ऑप्टिक केबल इंटीग्रिटी एंड कनेक्शंस। फाइबर ऑप्टिक केबल का इंटीग्रिटी देखना है भाई, रिलायबिलिटी कैसा है नहीं है, और कनेक्शंस भी देखना है प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं है। वेरीफाई ऑपरेशन ऑफ बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी रिंग, और ये भी वेरीफाई करना है कि दोनों रिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हालांकि सेकेंडरी रिंग चलेगा जब फेलियर होगा प्राइमरी रिंग के ऊपर, लेकिन जाहिर सी बात है चेक तो दोनों को करना पड़ेगा ना, कि एज अ बैकअप वो है लेकिन काम तो कर रहा है कि नहीं ना, तो ऑपरेशन चेक करना पड़ेगा। इसी तरीके से टेस्टिंग लेटेंसी एंड थॉटपुट टू इंश्योर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट आर मीट। यानी टेस्टिंग करना जरूरी है लेटेंसी और थॉटपुट के लिए, कि इंश्योर कर सके आपके परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट जो है वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ट्रबल शूटिंग टूल्स। अब ट्रबल शूट कैसे करते हैं? ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर फॉर लोकेटिंग केबल्स फॉल्ट। यानी अब यहाँ पर फिजिकल चीजों को पता करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर होता है, जिसको ओटीडीआर भी कहा जाता है, जिससे आप केबल फॉल्ट्स को लोकेट करते हैं। नेटवर्क एनालाइजर फॉर मॉनिटरिंग ट्रैफिक एंड आइडेंटिफाई एरर। मॉनिटाइजिंग यानी मॉनिटाइजर टूल को इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप नेटवर्क एनालाइज को, यानी नेटवर्क को मॉनिटर करके एनालाइज करते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर लॉग इन एरर्स एंड प्रोवाइडिंग रिपोर्ट्स। नेटवर्क जो सॉफ्टवेयर होता है मैनेजिंग लॉग्स वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं उसको देखना। बाय इम्प्लीमेंटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूट स्ट्रेटजीज, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन इंश्योर द लॉन्गिविटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एफडीडीआई नेटवर्क, मिनिमाइजिंग डाउनटाउन एंड मेंटेन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है, इसको जब इंप्लीमेंट किया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेन ट्रबल शूट ये सब जब दिया जाता है एफडीडीआई नेटवर्क को, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर किस चीज को इंश्योर कर पाते हैं कि भाई इसका रिलायबिलिटी और इसका लॉन्गिविटी, यानी ये लंबा टाइम तक रिलायबल काम करेगा, और इसका डाउनटाउन को या परफॉर्मेंस को ये मिनिमाइज करता है, यानी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन को अच्छा करता है और मेंटेनेंस को मिनिमाइज करता है। जाहिर सी बात है, आप प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो आपका वो जो सामान है, यानी आपका वो जो प्रोटोकॉल है या आपका वो जो एफडीडीआई का मेंटेनेंस है, वो बार बार खराब नहीं होगा या प्रॉब्लम नहीं देगा अगर आप उसको प्रॉपर मेंटेनेंस देंगे तो। कंक्लूजन। तो अब फाइनली हम लोगों ने एफडीडीआई को भी डिटेल से पढ़ लिया। कंक्लूजन क्या है? अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या बेसिकली पढ़ और समझ लिया। इन कंक्लूजन, द स्टडी ऑफ कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, कोलिजन डिटेक्शन एंड कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स, IEEE standard and fiber distributed data interface provides a comprehensive understanding of a foundational element of networking protocol and standard। इससे वो क्या पता चला, जब आप कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स पढ़े, आपने कोलिजन डिटेक्शन और कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल पढ़ा, आपने IEEE स्टैंडर्ड्स पढ़ा और आपने फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस पढ़ा, इससे आपको ये पता चला कि किस तरीके से, और ये सब फिजिकल लेयर में काम कर रहा है, और ये सब कुछ किससे इंटरैक्ट कर रहा है? फिजिकल चीजों से इंटरैक्ट, यानी फिजिकल चीजों में ही चल रहा है। तो इससे आपको एक बहुत अच्छा डीप अंडरस्टैंडिंग मिलता है किस तरीके से बहुत ही लोअर लेवल पे चीजें काम करते हैं, जो कि एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बैकबोन ऑफ
मॉडर्न नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्न्स हाउ डिवाइस कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्स विद इन अ नेटवर्क। और ये कॉन्सेप्ट से आपको एक फंडामेंटल और बहुत ही डेप अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि मॉडर्न नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे बने हैं, कैसे काम कर रहे हैं और किस तरीके से डिवाइस कम्युनिकेट करता है शेयर्ड नेटवर्क में। क्योंकि शेयर्ड नेटवर्क नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आज तो हम लोग सब शेयर्ड नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम। तो शेयर्ड नेटवर्क में कैसे काम करता है ये जरूरी है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल इंक्लूड CSMA CD and CSMA CA plays a crucial role in regulating access to share communication channel, ensuring efficient and fair transmission of data। कम्युनिकेट जब करेंगे आप शेयर चैनल में तो एक्सेस रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से हो, इसका ध्यान कौन रखता है? CSMA CD और CSMA CA। इसको हमने डिटेल में समझा। Collision free protocols offer alternative approach to mitigate collision occurrence, providing a smooth communication experience in network environment। जबकि collision free protocols जो है वो एक alternative approach देते हैं कि भाई तुम ऐसा चीज अप्लाई करो जिससे collision का चांसेस ही कम जाए, ताकि मिटिगेट करने का प्रॉब्लम आप फेस ही ना करो। ये भी हमने देख लिया डिटेल में। Furthermore, adherence to IEEE standards ensure interoperability and compatibility amongst network device, fostering seamless communication across diverse networking technologies। और इसमें हमने ये भी देखा कि भाई ये जो नया-नया चीज आप बना रहे हैं, नया-नया जो प्रोटोकॉल्स आ रहा है वो आपस में कंपैटिबल भी हो ना। ऐसा तो नहीं है कि अलग-अलग डिवाइस फिर बात ही नहीं कर पा रहा तो कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए IEEE का स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। और उसके बाद फिर हमने FDDI को डिटेल से समझा। थ्रू द स्टडी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, नेटवर्क इंजीनियर्स एंड IT प्रोफेशनल्स गेन द नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी टू डिजाइन, डिप्लॉय एंड मैनेज रोबस्ट एंड एफिशिएंट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। और जाहिर सी बात है ये नॉलेज एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, डिजाइन करना नेटवर्क को, मेंटेन करना नेटवर्क को और एक रोबस्ट नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब इसके बाद आ जाते हैं कुछ यूनिट बेस्ड क्वेश्चन आंसर। इसमें आप देखिए जो चीज कोई क्वेश्चन बना हुआ आप इजीली आंसर दे सकते हैं। व्हाट कैरियर यानी व्हाट इज कैरियर सिंपल मल्टीपल एक्सेस, भाई CSMA क्या है? अब तो आप इजीली बना सकते हो भाई CSMA का मेन क्या है, बहुत कुछ बना सकते हैं आप। हाउ डज CSMA एंड कोलिजन डिटेक्शन यानी हाउ डज CSMA वर्क, यानी CSMA काम कैसे करता है CD के साथ। CD का मतलब इथरनेट, CA का मतलब वाईफाई, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन CSMA एंड, भाई ये भी इजीली आप बता सकते हैं कि काम तो दोनों CSMA वाला ही करता है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक काम करता है इथरनेट के साथ, एक वाईफाई के साथ। व्हाट आर कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स, तो आप बोल सकते हैं कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स ऑल्टरनेट CSMA का ही है। CSMA क्या करता है भाई, कोलिजन हो तो ये करो, ये वाला प्रोटोकॉल बोलता है कोलिजन करो ही मत, कोलिजन से पहले ये करो, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ IEEE 82 स्टैंडर्ड, अब जैसे 823 आप देखेंगे आप पहले ही कहेंगे कि भाई इथरनेट वाला है यहाँ पर और वाईफाई वाला दूसरा 11 या 12 क्या था वही वाला है, ठीक है। यानी इतना तो आप समझ गए कि भाई ये स्टैंडर्ड है जिसको इस्तेमाल करना पड़ता है और यही है जो कंपैटिबिलिटी को प्रोवाइड करता है आपस में, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। हाउ डज FDDI मेंटेन नेटवर्क रिलायबिलिटी, तो मेंटेन कैसे करे करता है, ड्यूल टोपोलॉजी वाला इस्तेमाल करके। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ FDDI, मेन कंपोनेंट क्या FDDI का, जब कंपोनेंट कहते हैं तो वो वाला चीज में आपको आना है फ्रेम्स वाला में, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिससे वो रिलायबल होता है, तो आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा चीज दिमाग में रखना है। स्टार्ट डिमोलेटर है, प्रीमल है, इस तरीके से स्टेटस है, चेक सीक्वेंस वगैरह है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द फ्रेम चेक सीक्वेंस इन FDDI, हालांकि इस तरीके का इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन आता नहीं है बट जस्ट हमने ऐड कर दिया। यानी चेक स्केप सीक्वेंस क्या करता है, बेसिकली एरर डिटेक्शन करता है और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक भी करता है, यानी बेसिकली एरर डिटेक्शन करके जो फिक्स करता है तो वो इसी के मदद से करता है, ठीक है। व्हाट इज द रिंग टोकन रिंग प्रोटोकॉल, आपको पता है टोकन रिंग प्रोटोकॉल क्या है और किसके अंदर ये आता है, बेसिकली कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल के अंदर अंदर आता है, ठीक है। व्हाट टूल्स आर कॉमनली यूज्ड इन FDDI नेटवर्क ट्रबल शूट, आपको पता है टूल्स का नाम हमने बताया था OT क्या था, OTRD ऐसा कुछ था, OTDR था, ठीक है। ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, जिससे आप क्या करते हैं फॉल्टी यानी फॉल्ट ढूंढते हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स वगैरह में, ठीक है। तो ये सब सिंपल सा चीज था। अब अगर हम लोग दोबारा से यहाँ आ जाए एक बार और देखें कि हम लोगों ने क्या क्या मेजरली पढ़ा, तो सबसे पहले हमने देखा कि 3 मेजर टॉपिक हमें कंप्लीट करना है। एक तो हो गया CSMA का टॉपिक, एक हो गया कोलिजन फ्री का टॉपिक और एक हो गया हमारा FDDI का टॉपिक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर सबसे पहले CSMA को डिटेल से पढ़ा, उसका 2 पार्ट डिटेल से पढ़ा और फिर तीसरा एक और CSMA का पार्ट पढ़ा। फिर हम लोग उसके बाद गए और कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स पढ़े, उसमें कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स का 2 पार्ट था, टोकन पार्सिंग और रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। वो दोनों पढ़ने के बाद हमने फिर एक और प्रोटोकॉल पढ़ा जो कि कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल की तरह ही अप्रोच है लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच है, विच इज डिमांड प्रायोरिटी प्रोटोकॉल, डिटेल में। उसके बाद हम लोग थर्ड वाला लास्ट वाला टॉपिक में आए, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। उसमें हमने डिटेल से पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका टोपोलॉजी पढ़ा, आर्किटेक्चर कैसे बना हुआ है, फिर उसका फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका मेंटेनेंस और ट्रबल शूट कैसे करते हैं वो पढ़ा, एंड देन फाइनली हमने कंक्लूजन और क्वेश्चन आंसर। अब ये जो सवाल था ना ऑब्जेक्टिव्स, अब आप इसको इजीली हलवा बोल के बोल सकते हैं। कैसे? अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड देयर रोल इन रेगुलेटिंग शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल। ये सुनते ही आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहेगा और आप खुद समझ पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर लेंदी दे सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा, साथ ही साथ पूछा कि भाई रोल बताओ कि रेगुलेटिंग कैसे होता है। तो
तो इसमें पूरा का पूरा आप बता सकते हैं कि सीएसए क्या होता है, सीएसए में एडी क्या होता है, सीएसए में सीए क्या होता है, सीएसए में सीआर क्या होता है और तीनों कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर ज्यादा मार्क्स का है तो लंबा दे देंगे आप। ठीक है, एक्सप्लोर द ऑपरेशन ऑफ सीएसए में सीडी एंड सीएसए में सीए प्रोटोकॉल एंड देयर इंप्लीमेंटेशन इन ईथरनेट और वाईफाई। सिंपल सी बात है, जब इसका आंसर आप दे पाएंगे तो इसका तो ऑलरेडी दे देंगे। एग्जामिन कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल सच एज टोकन पार्सिंग एंड रिजर्व बेस्ड प्रोटोकॉल एंड देयर एप्लीकेशन इन नेटवर्क एनवायरनमेंट। सिंपल सी बात है, जब एग्जामिन करने के लिए बोला है ना, तो क्वेश्चन से डरना मत। सिंपल सी चीज है, आपको एग्जामिन करना है कि भाई कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल होता क्या है, वो सीएसएमए से अलग कैसे है, पहले ये बताना। फिर उसके बाद आपको आना है कि टोकन पार्सिंग क्या होता है, सबसेट है, रिजर्वेशन बेस उसका सबसेट है, रिजर्वेशन और टोकन में आपस में क्या डिफरेंस है, और फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। और साथ में अगर आप चाहे तो आप डिमांड प्रायोरिटी वाला को भी इसमें डाल सकते हैं, ये कहकर कि ये इसी तरीके के अप्रोच को फॉलो करता है। इस तरीके से फेमिलियराइज विद आईईई स्टैंडर्ड्स गवर्न वेरियस लैन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इथरनेट, ब्लूटूथ एंड वैक्स वगैरह। तो ये भी आपको पता है स्टैंडर्ड है, सिंपल सा। इन्वेस्टिगेट द फीचर एंड फंक्शनलिटी ऑफ फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस एंड इट्स एडवांटेज हाई स्पीड नेटवर्किंग। जाहिर सी बात है, इसका फीचर क्या है भाई, फीचर यही है कि 200 किलोमीटर तक आपको देता है, इतना स्टेशन हो जाता है, यानी कनेक्ट कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क को आप और वाइड बना सकते हैं। इसी तरीके से फास्ट एंड रिलायबल है, फॉल्ट टॉलरेंस पे बहुत आगे है, बहुत सारा इसका। ठीक है, डेवलप स्किल इन कॉन्फिगरिंग ट्रबल शूट एंड ऑप्टिमाइज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन सीएसएमए प्रोटोकॉल, कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल एंड आईईई स्टैंडर्ड्स एंड एफडीडीआई टेक्नोलॉजी। जाहिर सी बात है, ये सब चीज अगर आपको पता होगा तभी तो एक प्रॉपर तरीके से आप डिजाइन कर पाएंगे ना नेटवर्क को। सो हमने फाइनली आज जो डेटा लिंक लेयर का डिटेल डिस्कशन, और देखिए यही एग्जांपल है शेयर नेटवर्क का। ठीक है, वो जो पूरा हमने शेयर नेटवर्क पढ़ा ना, ये यही एग्जांपल है कि ये नेटवर्क एक मीडियम है और ये शेयर कर रहा है इसको। तो जाहिर सी बात है, कोलिजन वगैरह का अब आप पूरा रिलेट कर सकते हैं ना, पिक्चर बनेगा एक दिमाग में आपका कि हाँ अब समझ में आ रहा है। सो फाइनली हम लोगों ने अपना डेटा लिंक लेयर को आज कंप्लीट कर लिया। तो डेटा लिंक लेयर में हमने 3 पार्ट पढ़ा बेसिकली। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा कि भाई डेटा लिंक लेयर, सॉरी डेटा लिंक नहीं, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में हमने फर्स्ट पढ़ा कि फिजिकल लेयर होता क्या है इन डिटेल, और क्या क्या फिजिकल लेयर में चीजें हैं वो पढ़ा। सेकंड टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि क्या मॉडर्न नेटवर्किंग में इस्तेमाल होता है जो फिजिकल लेयर में है वो पढ़ा। और थर्ड लेवल पे हमने पूरा फोकस किया लैन प्रोटोकॉल और उसके स्टैंडर्ड्स के ऊपर, क्योंकि ये फिजिकल लेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, बल्कि वीडियो की ये तो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स, अगर आपको ये क्रैश कोर्स पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, प्लेलिस्ट को भी शेयर जरूर करना। और अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा, अभी इस वीडियो में आए हो, तो भाई पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपका वक्त बहुत कीमती है, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझना और सीखना है तो पीछे से पढ़ना जरूरी है। इवन अगर आपको आता भी है नेटवर्किंग, आई हाईली रिकमेंड कि आप पीछे से कवर करिए, बिकॉज अगर कुछ भी चीज आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो आगे आने वाले जो क्रैश कोर्स है ना, जो दूसरा लिंक्स हम लोग पढ़ेंगे, यानी दूसरा लेयर्स पढ़ेंगे, उसमें प्रॉब्लम इवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से यानी नेक्स्ट जो क्रैश कोर्स आएगा वहां हम लोग कवर करेंगे डेटा लिंक लेयर को।